डिस्टिंग्विश बिटवीन चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज कवर हम कर चुके थे, राइट। और ये सारा भी कवर कर लिया था और हमें स्टार्ट करना है प्रोटेक्शन ऑफ पेइंग बैंक। देखिए यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है, हमने देखा प्रोटेक्शन ऑफ पेइंग बैंक का मतलब जो बैंक पे कर रहा है उसकी क्या प्रोटेक्शन है, राइट। तो दो बैंक्स याद रखिएगा, एक तो पेइंग बैंक और एक कलेक्टिंग बैंक, राइट। पेइंग बैंक का मतलब जिसके ऊपर चेक इशू किया गया और कलेक्टिंग बैंक का मतलब आपके पास चेक आया, आप अपने बैंक के पास लेके गए, वो आपके बिहाफ पर दूसरे बैंक से अमाउंट कलेक्ट कर रहा है तो कलेक्टिंग बैंक। हाँ जी, इन केस वेयर द चेक पेएबल टू ऑर्डर मतलब बियरर चेक नहीं है, purports to be endorsed by or on behalf of the payee। purports का मतलब कहता है deemed to be, कि चेक को देख के लग रहा है कि एक्चुअल में जो चेक है वो प्रॉपर पर्सन ने एंडोर्स किया है। एंडोर्स्ड बाय पेई का मतलब जो पेई था उसी ने एंडोर्स किया है, इसका मतलब देख के लग रहा है कि चेक फोर्स्ड नहीं है, चेक के ऊपर फोर्स्ड एंडोर्समेंट नहीं है। अब जी जब बैंक के पास चेक गया तो बैंक सबसे पहले क्या मैच करेगा कि चेक के ऊपर कोई इरेगुलरिटी तो नहीं है। जहां डेट लिखी होनी चाहिए वहां डेट लिखी हुई है, जहां पे के आगे नाम लिखा होना चाहिए वहां नाम लिखा हुआ है, जितना अमाउंट जो मतलब अमाउंट लिखा हुआ है प्रॉपर वे में, नीचे अपने क्लाइंट के सिग्नेचर मैच करेगा, फिर उसके पीछे देखेगा कि कोई एंडोर्समेंट वगैरह तो नहीं है। अगर एंडोर्समेंट है तो मान के चलेंगे कि भाई बैंक को नहीं पता पेई के साइन क्या है। अगर मैं अपने चेक मतलब मैं अपने अकाउंट का चेक काट रहा हूं तो मेरे सिग्नेचर तो पता होंगे बैंक को, लेकिन मैं जिसको चेक दे रहा हूं पेई के सिग्नेचर थोड़ी ना पता होंगे मेरे बैंक को, राइट। तो कहता है जी उस केस के अंदर अगर ऊपर से कोई भी कमी दिखाई नहीं दे रही, साफ साफ कोई भी कमी दिखाई नहीं दे रही, तो उस केस के अंदर कहता है बैंक की कोई लायबिलिटी नहीं बनती, सीधी सी बात है। द बैंक इज डिस्चार्ज बाय द पेमेंट इन ड्यू कोर्स। बैंक इज डिस्चार्ज बाय द पेमेंट इन ड्यू कोर्स। ड्यू कोर्स का मतलब क्या हुआ, कहता है जी जो चेक के ऊपर लिखा हुआ है उसमें कोई इरेगुलरिटी नहीं है, उसके क्लाइंट के सिग्नेचर मैच कर रहे हैं, तो अकाउंट में फंड्स प्रॉपर है, वो फंड्स ट्रांसफर किए जा सकते हैं, उनके ऊपर किसी तरह कोई लियन नहीं है, कोई एनकम्बरेंस नहीं है, राइट। तो bank is discharged by the payment in due course। Bank can debit the account of the customer with the amount even though the endorsement turns out subsequently to have been forced। चाहे बाद में पता चले कि एक्चुअल में फोर्स्ड एंडोर्समेंट थी, फिर भी कहता है बैंक इज डिस्चार्ज्ड बाय पेमेंट इन ड्यू कोर्स। क्यों कहता है जी अब बैंकर कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू नो द सिग्नेचर्स ऑफ ऑल द पर्संस इन द वर्ल्ड। he is only bound to know the signatures of his own customers, right। अब ये तो था जहां फोर्स्ड एंडोर्समेंट है। नीचे वाला केस क्या है, जहां चेक ही फोर्स्ड है, मतलब इनिशियल सिग्नेचर ही फोर्स्ड है, राइट। इन केस वेयर ड्रॉअर सिग्नेचर इज फोर्स्ड, जहां ड्रॉअर के सिग्नेचर ही फोर्स्ड है, मैंने चेक मेरा चेक है तो मेरे चेक को किसी और ने मेरे ब्याह पर साइन कर दिया, तो मतलब ड्रॉअर के सिग्नेचर ही फोर्स्ड है। कहता है इन जनरल ऑर्डिनरी केस के अंदर बैंक इज नॉट प्रोटेक्टेड, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फोर्स्ड चेक इज इक्वल टू नो चेक। जो डॉक्यूमेंट फोर्स्ड है मान के चला जाता है लॉ के अंदर कि भैया उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है, वो डॉक्यूमेंट कभी क्रिएट ही नहीं हुआ। लेकिन अगेन अगर किसी ने सिग्नेचर बड़ी सफाई से किए हैं, देखकर पता नहीं चल रहा कि चेक के ऊपर किसी तरह की कोई इरेगुलरिटी है, अपनी तरफ से बैंक ने ड्यू डिलिजेंस किया है, तो banker may debit the account of customer if it can show that the forgery was intimately connected with the negligence of the customer and was the proximate cause of loss। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में जब प्रीवियस क्लासेस ली थी तो उसके अंदर एक एग्जांपल दिया था कि मान के चलते हैं मिस्टर एक्स बॉस है और वाई जो है वो वहां पर एम्प्लॉई है, राइट। मिस्टर एक्स बॉस है और वाई एम्प्लॉई है, और वाई को बॉस की चेकबुक मिल जाती है। अब जी बॉस की चेकबुक पर वो बॉस के साइन कर लेता है, मतलब उसने चेक फोर्ज कर लिया, एक अमाउंट भरी सिंपल सी, लेट्स से 30,000 रुपीज की एक अमाउंट भरी,
बैंक में गया चेक लेकर कि जी मुझे मेरे बॉस ने चेक दिया है, और बैंक का काम क्या है, कैश कर देगा। क्यों? क्योंकि उसने स्पेसिफिकली शो किया कि आई एम द एम्प्लॉय ऑफ दिस एक्स, और बॉस ने मुझे सैलरी दिया है। तो बैंक ये कहेगा ये तो बॉस की जिम्मेदारी है ना कि अपनी चेक बुक सेफ कस्टडी में रखे। अब अगर एम्प्लॉय चेक लेकर आ रहा है और वो भी नॉमिनल अमाउंट का चेक लेके आ रहा है और वो स्पेसिफिकली अपना आईडी कार्ड दिखा के शो कर रहा है आई एम द एम्प्लॉय, तो ये तो मान के नहीं चला जा सकता ना कि भाई एम्प्लॉय ने बॉस का चेक फोर्ज किया होगा, और स्पेसिफिकली जब इतनी सफाई से फोर्ज किया गया कि पता ही नहीं चल रहा कि एक्चुअल में चेक फोर्ज किया गया है। तो यहाँ पर यही चीज कही गई है, कहता है अगर बैंक ये शो करे दैट फोर्जरी वाज इंटीमेटली कनेक्टेड, मतलब ऑफिस के ही किसी बंदे ने फोर्जरी करी है with the negligence of the boss and that negligence was the proximate cause of loss, कि हमारी गलती नहीं है, खुद क्लाइंट की गलती है। राइट? हाँ जी, ये मैंने नोट करके एक लाइन हाईलाइट की है कि अगर एक बार चेक बियरर है तो वो हमेशा बियरर ही रहेगा। चेक के केस में मैंने ये हाईलाइट किया है, वंस अ चेक इज बियरर इट इज ऑलवेज बियरर, उसको बाद में ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाया जा सकता। हाँ जी, प्रोटेक्शन इन केस वेयर द पेमेंट इज मेड इन ड्यू कोर्स, कहता है एक बार बैंक ने इन ड्यू कोर्स पेमेंट करी है, मतलब बैंक ने अपनी तरफ से सारा ड्यू डिलिजेंस किया है, चेक को अच्छे से देख लिया, कोई ऑन फेस इरेगुलरिटी नहीं मिली है, क्लाइंट के अकाउंट में फंड्स है, फंड्स के ऊपर किसी तरह का लियन नहीं है, क्लाइंट की तरफ से किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, या कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है कि ये चेक पास नहीं होना चाहिए, तो बैंक पेमेंट कर सकता है, और चाहे वो पेमेंट सही इंसान को की गई है या नहीं की गई, कहता है बैंक इज प्रोटेक्टेड। एनी पर्सन लायबल टू मेक पेमेंट अंडर अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट must make the payment of the amount due thereunder in due course in order to obtain a valid discharge against the holder। कहता है पेमेंट इन ड्यू कोर्स मींस द पेमेंट इन अकॉर्डेंस विद द अपरेंट टेनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, मतलब इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग, इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस, अपनी तरफ से पूरा ड्यू डिलिजेंस करना बैंक का काम है, बैंक एम्प्लॉय का काम है। अगर वो अच्छे से चेक का ड्यू डिलिजेंस कर रहा है, चेक के ऊपर किसी तरह की कोई इरेगुलरिटी नहीं पाई जा रही है, तो कहता है वो पे कर सकता है, अगर क्लाइंट की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है तो। A payment will be payment in due course if it is in accordance with the apparent tenor of the instrument, that is according to what appears on the face of the instrument to be the intention of the parties. It is made in good faith and without negligence, and under circumstances which do not afford a ground for believing that the person to whom it is made is not entitled to receive the amount। भाई अगर बैंक को लगता है कि जो इंसान चेक लेके आया है कायदे से उसका राइट ही नहीं है, या फिर वो बंदा गलत लग रहा है, यार पता नहीं क्लाइंट ने इतनी बड़ी अमाउंट का चेक इसे कैसे दे दिया, राइट, तो अपनी तरफ से कहता है वो पूरी ड्यू डिलिजेंस करेगा। अगर उसके पास थोड़ा सा भी शक करने का कोई भी आधार है तो पहले वो देखेगा कि एक्चुअल में पेमेंट करनी है नहीं करनी, लेकिन अगर उसके पास कोई भी ऐसा ग्राउंड नहीं है विच अफोर्ड एनी काइंड ऑफ, आप कह सकते हैं कि भाई शक पैदा करने का या डाउट पैदा करने का, फॉर एनी काइंड ऑफ डाउट, तो कहता है वो पेमेंट कर सकता है। इट इज मेड टू द पर्सन in possession of the instrument who is entitled as the holder to receive payment। the payment is made under the some circumstances which do not, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, the payment is made in money and money only। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें जितनी भी हमने पढ़ी इन सब का एक ही आधार है, इन सब का एक ही मतलब है, और वो मतलब क्या है कि भैया अगर बैंक इन ड्यू कोर्स पेमेंट कर रहा है, विदाउट नेग्लिजेंस पेमेंट कर रहा है, एज पर द टेनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट पेमेंट कर रहा है, और उसके पास पे करते हुए डाउट करने का कोई ग्राउंड नहीं है, तो बैंक इज नॉट लायबल। राइट? अब देखिए अगर आपसे 3 मार्क्स में पूछा जाए तो 3 मार्क्स में आप चाहे तो ये कुछ वर्ड्स में एक लाइन भी बना सकते हैं। इफ बैंक इज पेइंग द अमाउंट इन ड्यू कोर्स आफ्टर ड्यू डिलिजेंस एज पर द टेनर अपरेंट ऑन द इंस्ट्रूमेंट, तो इस तरह करके एक सिंगल लाइन भी बना सकते हैं। तो ये तो आपके हाथ में ना, कितना उसे कंसोलिडेट कर सकते हैं, कितना उसे कंटेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं।
A paying bank making payment in due course is protected. हाँ जी, प्रोटेक्शन ऑफ कलेक्टिंग बैंक। कलेक्टिंग बैंक मतलब जैसे मैंने कहा कि ए ने मुझे चेक दिया, तो जी मैं वो चेक लेकर अपने बैंक के पास गया, मैंने बैंक में वो चेक डिपॉजिट करवा दिया, बैंक मेरे बिहाफ पर ए के बैंक से अमाउंट कलेक्ट करेगा, तो ये क्या हो गया? कलेक्टिंग बैंक। और ये क्या हो गया? पेइंग बैंक। ठीक है जी। अब कलेक्टिंग बैंक को किसके सिग्नेचर की नॉलेज होगी? कहता है बी के सिग्नेचर की। क्यों? बी इस बैंक का क्लाइंट है। क्या इस कलेक्टिंग बैंक को ए के सिग्नेचर की नॉलेज होगी? कहता है नो। अगर मान के चलो ए ने वो चेक सी को दिया था, सी ने वो चेक डी के नाम पर एंडोर्स कर दिया, डी ने वो चेक फिर आगे बी के नाम पर एंडोर्स कर दिया, तो इस कलेक्टिंग बैंक को क्या डी के सिग्नेचर की, सी के सिग्नेचर की नॉलेज होगी? द आंसर इज नो। मान के चलते हैं जो ये लास्ट एंडोर्समेंट थी बी के नाम पर, ये फोर्स्ड एंडोर्समेंट थी, मतलब डी ने बी के नाम पे एंडोर्समेंट नहीं की थी, बल्कि बी ने खुद अपने नाम पर एंडोर्समेंट कर ली थी और साइन किसके दिखा दिए थे? डी के। अब इस कलेक्टिंग बैंक को क्या पता कि एक्चुअल में डी के साइन क्या है, क्योंकि डी तो इस बैंक का क्लाइंट नहीं है, राइट। लेकिन फिर भी अगर गलत खाते में पैसा जाता है तो कहता है जो क्लाइंट है, मतलब जो ये ए है, ये कलेक्टिंग बैंक के ऊपर केस फाइल कर सकता है। किस चीज का? कन्वर्जन का। कन्वर्जन का मतलब क्या हुआ? एक तरह से कि इस बैंक ने उस बंदे की हेल्प करी पैसा कलेक्ट करने में जो कि एक्चुअल में वो पैसा लेने के लिए ऑथराइज्ड ही नहीं था, राइट। तो क्योंकि बैंक ये जो सर्विस है पैसा कलेक्ट करने की ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट, कहता है ये जो सर्विस है ये प्योरली सर्विस ही है, बैंक की ऑब्लिगेशन नहीं है। तो इस बैंक तो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और साथ में ये कहा गया कि बैंक को सारी दुनिया के सिग्नेचर थोड़ी ना पता है, बैंक को सिर्फ अपने क्लाइंट का सिग्नेचर पता है। तो ये जो कलेक्टिंग बैंक है, दिस बैंक इज प्रोटेक्टेड, चाहे बाद में पता चले कि इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो एंडोर्समेंट थी वो फोर्स्ड एंडोर्समेंट थी। While so collecting the check for a customer, it is quite possible that the banker collects for a customer proceeds of a check to which customer had no title in fact. In such a case, the true owner may sue the collecting bank for conversion. कि आपने हेल्प करी गलत इंसान की पैसे एनकैश करवाने में। In the event of the endorser's signature being proved to be forged at a later date, the banker who collected the proceeds should not be held liable लिखा हुआ है। कहता है जो कलेक्टिंग बैंक है उसको लायबल नहीं बनाना चाहिए, उसे क्या पता कि एक्चुअल में जो एंडोर्समेंट है वो जेन्युइन है या फोर्स्ड है। So according to section 131, a bank who had in good faith and without negligence received payment for a customer of a check crossed generally or specifically, crossed generally या specifically का फिलहाल मतलब ये मान के चलिए कि अकाउंट पे ही चेक था, right, to himself shall not, in case the title to the check proves defective, incur any liability to the true owner of the check by the reason of only having received such payment। कहता है जी इस बैंक ने सिर्फ अपने क्लाइंट के बिहाफ पर पेमेंट रिसीव की है, सिर्फ इस वजह से जो कलेक्टिंग बैंक है इसको लायबल नहीं बनाया जा सकता, चाहे बाद में बी का टाइटल डिफेक्टिव साबित हो जाए, राइट। तो नीचे जो दिया हुआ है वो बेसिकली आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है कि आपके पास ऐसा कोई केस लो आए और आपको कहा जाए कि व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस ऑफ सेक्शन 131, तो जो ऊपर हमने एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ी है उसके बेसिस पर आपको कैसे एक्सपैंड करना है, राइट। तो ऊपर जो दिया हुआ है वही नीचे समझाया हुआ है, बट सिंपली कैसे एक्सपैंड करना है। आ जाइए जी, ओवरड्यू, स्टेल या आउटडेटेड चेक्स। ओवरड्यू का मतलब क्या होता है? कहता है जी ओवरड्यू का मतलब हो गया, जैसे मैंने आपको बताया था कि लिमिटेशन एक्ट में हर लीगल केस की लिमिटेशन दे रखी है कि आप विद इन व्हाट टाइम यू कैन फाइल द केस फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंस, राइट। तो जी जब हम बात करते हैं अमाउंट की, तो उस केस में 3 इयर्स जो है वो लिमिटेशन पीरियड है। अगर आपने सामने वाले से पैसे लेने हैं तो विद इन 3 इयर्स आपको केस फाइल करना है, उससे पैसे रिकवर करने के लिए। अगर 3 साल के अंदर अंदर आप केस फाइल करके पैसे रिकवर नहीं करते तो
मान के चला जाएगा कि अमाउंट ओवरड्यू हो चुका है, अब आप केस फाइल करके पैसे रिकवर नहीं कर सकते। ठीक, अब यहाँ पर मैं दोबारा से हाईलाइट कर रहा हूँ, मैं सिंपल इतनी बात कह रहा हूँ कि आप केस फाइल नहीं कर सकते सामने वाले के अगेंस्ट आफ्टर 3 इयर्स। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका लीगल राइट खत्म हो गया है, आपका लीगल राइट खत्म नहीं हुआ। अगर सामने वाला चाहे आप उससे प्यार मोहब्बत से बात करके पैसे फिर भी ले सकते हो, अगर सामने वाला देना चाहे तो। हाँ, आप उसके ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते, केस फाइल करने का राइट खत्म हो गया आपका। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखनी है किसी को भी पैसे देते हुए कि विद इन 3 इयर्स या तो आपके पास पैसे आ जाने चाहिए या फिर विद इन 3 इयर्स आप उसके ऊपर केस फाइल करो, अदरवाइज दैट अमाउंट विल बिकम स्टैट्यूट बार्ड, right, after 3 years from the due date of issue. A holder cannot sue on the check after that time. इसका मतलब क्या हुआ, मान के चलते हैं ए ने बी को चेक दिया, चेक की डेट क्या थी 1 जैन 2021। ठीक है, बी प्रॉपर टाइम पर चेक लेकर बैंक के पास भी पहुंच गया कैश करवाने के लिए, लेकिन वो चेक हो गया बाउंस। जब चेक बाउंस हो गया तो बी को ए के ऊपर केस फाइल करना है पैसे रिकवर करने के लिए, और जब वो केस फाइल करेगा बी तो चेक एज ए प्रूफ शो करेगा कि देखिए जी ए ने मुझे चेक दे रखा है लेकिन चेक बाउंस हो गया। कहता है जी यहां से 3 साल के अंदर अंदर, ड्यू डेट क्या थी 1 जैन 2021, इसके 3 साल के अंदर अंदर अगर बी ए के ऊपर केस फाइल करता है फिर तो वो केस वैलिड है। 3 साल के बाद लिमिटेशन एक्ट मना कर देता है कि अब आपके पास केस फाइल करने का कोई राइट नहीं है आफ्टर 3 इयर्स। ठीक, चेक स्टेल कैसे होता है, कहता है जी देखिए 3 मंथ्स की वैलिडिटी होती है चेक की, 3 मंथ्स की। अगर चेक है 1 जैन 2021 तो ये स्टेल हो जाएगा 3 मंथ्स में, मतलब 31 मार्च 2021 को स्टेल हो जाएगा, बासी हो जाएगा, पुराना हो जाएगा। उसके बाद बैंक के ऊपर डिपेंड करता है बैंक उस चेक को एक्सेप्ट करे या फिर एक्सेप्ट ना करे। A check is overdue or becomes statute barred after 3 years from its due date of issue. A holder cannot sue on the check after that time. यहाँ पर हम सिर्फ बात कर रहे हैं केस फाइल करने की पावर खत्म हो जाएगी आफ्टर 3 years. A check which has been in circulation for more than 3 months is regarded by banker as stale. तो चेक बासी माना जाता है। फिर बैंकर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो चेक एनकैश करे या ना करे। अगर उसका मूड नहीं है एनकैश करने का, वो कह देगा जी आपका चेक जो है स्टेल हो गया, आप क्लाइंट से नया चेक लेकर आइए। इफ एज रिजल्ट ऑफ एनी डिले इन प्रेजेंटिंग अ चेक, ये लाइन मैं बहुत अच्छे से आपको लास्ट क्लास में समझा चुका हूं तो मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा। हाँ जी, राइट ऑफ होल्डर अगेंस्ट बैंकर। अब जी होल्डर का क्या राइट है, जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया है ना कि अगर मान के चलिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि जी ए ने चेक दिया बी को और बी क्या है माइनर, और बी ने वो चेक एंडोर्स कर दिया सी के नाम पर। सी वो चेक लेकर गया बैंक में, जब बैंक में गया सी तो जी बैंक ने चेक बाउंस कर दिया, एनकैश नहीं किया। बैंक ने रीजन क्या दिया, इनसफिशिएंट फंड्स। बैंक ने रीजन क्या दिया, इनसफिशिएंट फंड्स। बैंक ने ये रीजन नहीं दिया कि जी जो ये एंडोर्समेंट है वो एंडोर्समेंट एक माइनर ने की हुई है इसलिए एंडोर्समेंट इज इनवैलिड। बैंक ने क्या रीजन दिया कि ए के अकाउंट में फंड्स क्या है, इनसफिशिएंट। ठीक है, अब जी सी बैंक के ऊपर केस फाइल करना चाहता है। सी क्या है फिलहाल, होल्डर ऑफ द चेक। सी बैंक के ऊपर केस फाइल करना चाहता है तो क्या सी के पास कोई पावर है, बैंक के अगेंस्ट कोई रेमेडी है? A banker is liable to his customer for wrongful dishonor of his check, but it is not liable to the payee or the holder of the check. तो पहली लाइन तो as it is लिखनी है आपने इस केस लॉ के अंदर। The holder has no right to enforce payment from the banker. Holder का कोई राइट नहीं है
ठीक है, बैंकर किन केसेस में लायबल है? वेयर द ड्रॉअर सफर्स डैमेज बाय द फेलियर ऑफ द बैंकर इन लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स। दूसरा, वेयर अ बैंकर पेज अ क्रोस्ड चेक बाय मिस्टेक ओवर द काउंटर। तो जी इस केस के अंदर आपको एक्चुअल में क्या लिखना है? आपको लिखना है, देखिए जी, ए का राइट है बैंक के ऊपर केस फाइल करने का अगर ए के अकाउंट में सफिशिएंट फंड्स हैं, और बैंकर ने तब भी इस रीजन की वजह से, इनसफिशिएंट फंड्स की वजह से चेक डिसऑनर कर दिया है। पर सी के पास नो राइट्स, सी के पास कोई राइट नहीं है बैंक के ऊपर केस फाइल करने का। राइट, तो बस आपको इतनी सी बात बतानी है। ठीक है जी। हाँ जी, क्रॉसिंग ऑफ चेक, ये ध्यान से समझिएगा। अ चेक इज आइदर ओपन और क्लोज्ड। ओपन का मतलब क्या होता है? ये देखिए, ये चेक क्या है? ओपन चेक है। चाहे चेक में नाम लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी चेक क्या है? ओपन चेक। पहली चीज तो ये याद रखिए, या तो चेक बियरर होगा या फिर किसी के नाम पर इशू किया जाएगा चेक। राइट, अगर बियरर चेक है तो वो हमेशा ओपन होता है, बियरर चेक है तो हमेशा ओपन होता है। अगर हम बात कर रहे हैं कि नेम्ड चेक है, तो इट मे बी क्लोज्ड, इट मे नॉट बी क्लोज्ड। क्लोज्ड करने का मतलब कहता है जी जनरल क्रॉसिंग, सिर्फ चेक के ऊपर यहाँ पर 2 लाइन खींच दी जाएगी, तो ये क्या हो गया? जनरल क्रॉसिंग। ठीक है, अगर चेक के ऊपर सिर्फ 2 लाइन खींची गई तो ये क्या हो गया? जनरल क्रॉसिंग। अगर आप किसी का नाम लिख रहे हो, सेल्फ का चेक नहीं है, तो जैसे ही आप बैंक में लेके जाओगे, बैंक वाले कहेंगे भैया इसके ऊपर 2 लाइन खींचिए। नाम लिखने का मतलब आज की डेट में माना जाता है कि आप चाहते हो कि अकाउंट पे ही चेक होना चाहिए। नाम लिखने का मतलब आप चाहते हो कि अकाउंट पे ही चेक होना चाहिए। तो जी यहाँ पर वो कहते हैं ये 2 लाइनें खींच दीजिए, 2 पैरेलल लाइंस। राइट, तो आपका अब ये चेक क्या बन गया? अकाउंट पे। जैसे ही आपने ये 2 लाइनें खींची, इसका मतलब टीच लेन को ओवर द काउंटर पेमेंट नहीं मिलेगी, टीच लेन के अकाउंट में पैसे जाएंगे। राइट, ओवर द काउंटर पेमेंट नहीं मिलेगी, टीच लेन के अकाउंट में पैसे जाएंगे। अब प्रैक्टिकल चीज को साइड रखते हैं और जो थ्योरेटिकल चीज है उसे समझने की कोशिश कीजिए कि ऐसा चेक इज वैलिड, थ्योरेटिकली ऐसा चेक इज वैलिड जहां पर नेम्ड चेक है लेकिन क्रॉसिंग नहीं हुई हुई। तो यहां पर इस चेक का मतलब क्या है कि जो बंदा कैश करवाएगा पेमेंट, उसका नाम क्या होना चाहिए? टीच लेन। राइट, तो ओवर द काउंटर जब आप पैसे लेने जाएंगे तो आपसे आपका आइडेंटिटी प्रूफ मांगा जाएगा कि दिखाइए जी कि आप टीच लेन हो। ये आइडेंटिटी प्रूफ आपसे मांगा जाएगा और आपको ओवर द काउंटर पैसे दे देंगे। ये क्या है? ओपन चेक अभी तक। लेकिन जैसे ही यहां पर 2 लाइंस आ जाएगी तो ये चेक क्या बन जाएगा? क्रोस्ड चेक। क्रोस्ड चेक का मतलब अब आपको ओवर द काउंटर पैसे नहीं दिए जाएंगे, बल्कि टीच लेन के अकाउंट में ही पैसे डाले जाएंगे, शिफ्ट किए जाएंगे, राइट, ट्रांसफर किए जाएंगे। अब यहाँ पर आप और भी आगे डिटेल दे सकते हो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई गलत बंदा चेक वन कैश न करवा ले। टीच लेन आपने यहाँ लिख दिया, यहाँ पर आप लिमिटेड या जिस तरह आपने लिख दिया पीवीटी लिमिटेड, तो पीवीटी लिमिटेड लिखने के बावजूद कहता है इसका वैसा कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका कोई स्पेसिफिक फर्क नहीं पड़ता। आपने यहाँ पीवीटी लिमिटेड लिख दिया या यहाँ पर आपने एंड कंपनी लिख दिया, तो आप ये क्या बता रहे हैं कि ये टीच लेन किस टाइप की बिजनेस एसोसिएशन है। अगर आपने पीवीटी लिमिटेड लिख दिया तो आप बता रहे हैं कि भैया टीच लेन एक प्राइवेट कंपनी है। तो जी अगर टीच लेन प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंट में ही पैसा जाना चाहिए, टीच लेन किसी इंडिविजुअल के हाथ में पैसा नहीं जाना चाहिए। आपने एंड कंपनी लिख दिया तो आप बताना चाह रहे हो कि ये जी एक एसोसिएशन है। राइट, टीच लेन एंड कंपनी के अकाउंट में पैसा जाना चाहिए, सिंपल टीच लेन के अकाउंट में पैसा नहीं जाना चाहिए। तो ये चाहे आप बीच में वर्ड्स लिख रहे हैं तब भी इसे जनरल क्रॉसिंग ही कंसीडर किया जाता है। ठीक, स्पेशल क्रॉसिंग क्या होती है? जब आप इन 2 लाइंस के बीच में किसी स्पेसिफिक बैंक का नाम लिखते हैं। आपने ये क्रॉसिंग कर दी, जनरल क्रॉसिंग हो गई। अब आपने यहां लिख दिया ICICI, इसका मतलब टीच लेन के सिर्फ उसी अकाउंट में पैसा जाना चाहिए जो कहां पर है?
आईसीआईसीआई बैंक में, टीच लेन के सिर्फ उसी अकाउंट में पैसा जाना चाहिए जो कहां पर है, आईसीआईसीआई बैंक में। ठीक है, या फिर जैसे ये स्टेट बैंक का चेक है और आप चाहते हो कि स्टेट बैंक के ही अकाउंट में पैसा जाना चाहिए टीच लेन के, तो आप यहां पर क्या लिख सकते हो, तो जब आप किसी स्पेसिफिक बैंक का नाम लिखते हो तो वो स्पेशल क्रॉसिंग हो जाती है। ठीक, अगर आपने यहां पर जनरल क्रॉसिंग कर रखी है या स्पेशल क्रॉसिंग कर रखी है तो आप इस चेक पर लिख सकते हो जनरल क्रॉसिंग या स्पेशल क्रॉसिंग के साथ साथ आप इस पे क्या लिख सकते हो, नॉट नेगोशिएबल। नॉट नेगोशिएबल का मतलब क्या है कि आप चाहते हो कि नेगोशिएबिलिटी खत्म हो जाए। नेगोशिएबिलिटी क्या कहती है, नेगोशिएबिलिटी कहती है कि भैया जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है दैट विल हैव अ बेटर टाइटल देन द प्रीवियस पार्टी, राइट। तो आप चाहते हो नॉट नेगोशिएबल हो जाए, इसका मतलब क्या है कि अगर किसी और के पास ये चेक जाए, आपने किसके नाम पर इशू किया, टीच लेन के नाम पे, टीच लेन ये किसी और के नाम पर एंडोर्स करेगा, बाई चांस मान के चलिए कि टीच लेन ने लिख दिया यहां पर, यहां एंडोर्स किया टीच लेन, ऐसे करके साइन भी बना दिए और पे टू, अब चेक ये था हमारा जिसपे क्लियर कट क्या लिखा हुआ है, नॉट नेगोशिएबल, राइट। और उसने आगे एंडोर्स कर दिया पे टू दीप ज्ञान। तो दीप ज्ञान को एंडोर्स किया जा सकता है, ट्रांसफरेबिलिटी खत्म नहीं हुई है, नेगोशिएबिलिटी खत्म हुई है, दीप ज्ञान को एंडोर्स किया जा सकता है। लेकिन अगर टीच लेन का टाइटल डिफेक्टिव हुआ तो दीप ज्ञान का टाइटल भी डिफेक्टिव ही होगा। नेगोशिएबिलिटी खत्म होने का मतलब कि भैया अगर प्रीवियस पार्टी का टाइटल डिफेक्टिव है तो फिर इस पार्टी का टाइटल भी डिफेक्टिव होगा। तो आप चाहे तो किसी भी चेक के ऊपर नॉट नेगोशिएबल लिख सकते हैं, जहां पर आप ये एंश्योर करना चाहते हैं कि जिस भी पार्टी को मिले उस पार्टी का टाइटल डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। अगर बीच में एक भी पार्टी का टाइटल डिफेक्टिव हुआ तो फिर आगे सारी पार्टीज का टाइटल डिफेक्टिव होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर टीच लेन का टाइटल डिफेक्टिव हुआ तो दीप ज्ञान का टाइटल भी डिफेक्टिव होगा और फिर दीप ज्ञान भी उस चेक को एनकैश नहीं करवा सकती, राइट। लेकिन अगर यहां पर नॉट नेगोशिएबल नहीं लिखा होता और दीप ज्ञान ने ये जो चेक, दीप ज्ञान को पोजेशन मिला चेक का, यहां पर दीप ज्ञान अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स होती, नॉट नेगोशिएबल नहीं लिखा हुआ, तो चाहे टीच लेन का टाइटल डिफेक्टिव है फिर भी दीप ज्ञान का टाइटल एज होल्डर इन ड्यू कोर्स परफेक्टली वैलिड होगा, राइट। तो बार बार रिपीट कर रहा हूं, नॉट नेगोशिएबल का मतलब नॉट ट्रांसफरेबल नहीं है, बल्कि फ्री फ्रॉम इक्विटी वाला जो कंसेप्ट हमने पढ़ा है वो खत्म हो जाता है। ठीक, उसके अलावा अगर आप चाहे तो चेक के ऊपर अकाउंट पे भी लिख सकते हैं, जैसे ये दो लाइन हम खींचते हैं और फिर इसके बीच में लिख देते हैं अकाउंट पे। कहता है जी आप अकाउंट पे लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने टू लाइंस अगर आपने ये बना दी है तो ऑटोमेटिकली चेक क्या होगा, अकाउंट पे ही होगा। ठीक है, तो यही सारी बातें देखिए यहां पर लिखी हुई है। जनरल क्रॉसिंग का मतलब क्या है, कहता है टू पैरेलल लाइंस ऑन द चेक, चेक मस्ट बी पेड ओनली टू अ बैंकर। इसका मतलब दो लाइन खींच दी अकाउंट पे ही होगा, आप ओवर द काउंटर से कैश नहीं करवा सकते चेक को। कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्पेशल क्रॉसिंग, तो जैसे दो लाइन खींची हुई है तो मान के चलिए मैं आपको चेक दे रहा हूं दो लाइन खींच के, तो मैंने तो ये चेक आपको सिर्फ टू लाइंस ड्रॉ करके दे दिया, राइट। अभी तक ये जनरल क्रॉसिंग है। जब आपके पास चेक आया तो आपने इसके ऊपर बीच में एसबीआई लिख दिया, तो मतलब जनरल क्रॉसिंग को हम स्पेशल क्रॉसिंग लेटर स्टेज पे बना सकते हैं। मतलब जो ड्रॉर है उसके अलावा जो एंडोर्सर है वो भी बना सकता है, जो होल्डर है वो भी बना सकता है जनरल को स्पेशल। तो can be converted into special crossing. Sometimes words like and company, private limited are written between these two lines, but addition of such words do not have any significance.
ठीक है, जैसे ये भी क्या है जनरल क्रॉसिंग और नीचे वाला भी क्या है जनरल क्रॉसिंग। स्पेशल क्रॉसिंग मैंने आपको क्या बताया कि राइटिंग बिटवीन टू पैरेलल लाइंस नेम ऑफ द बैंकर, जैसे एसबीआई, पेमेंट टू बी मेड ओनली टू द बैंकर नेम्ड और हिज कलेक्टिंग बैंकर। तो भैया अगर मैं यहां पर एसबीआई लिख रहा हूं तो जी टीच लेन के खाली उसी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होंगे जो अकाउंट कहां पर है एसबीआई बैंक में। हाँ जी, कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू जनरल क्रॉसिंग, एक बार चेक के ऊपर लिखा गया तो लिखा गया, उसे बाद में काट तो सकते नहीं। फिर जी नॉट नेगोशिएबल अगर हम वर्ड लिख देते हैं तो नॉट नेगोशिएबल तब लिखने का फायदा है जब चाहे जनरल क्रॉसिंग हो चेक के ऊपर या स्पेशल क्रॉसिंग हो, राइट। तो मस्ट कंटेन द वर्ड नॉट नेगोशिएबल। इफेक्ट क्या है, टाइटल ऑफ द ट्रांसफरी शैल नॉट बी बेटर देन द टाइटल ऑफ द ट्रांसफर। और अकाउंट पे या इसको कई बार रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग भी कहते हैं, उसका मैं आपको मतलब समझा ही चुका हूँ। नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग आई थिंक आपको क्लियर है, दोबारा ये पूरा पैराग्राफ पढ़ने की कोई आई थिंक रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए जी यहां तक कोई डाउट हो किसी भी कंसेप्ट में तो बताइए। बैंकर की लाइबिलिटी को लेके कोई डाउट हो, चाहे वो पेइंग बैंकर है चाहे वो कलेक्टिंग बैंकर हो, किसके पास बैंक के ऊपर केस फाइल करने का राइट है उसको लेकर कोई डाउट हो, ओवर ड्यू चेक्स या फिर स्टेल चेक्स का कोई डाउट हो, क्रॉसिंग ऑफ चेक्स में कोई डाउट हो। हम्म, ओवर ड्यू चेक का मतलब कि जो केस फाइल करने का टाइम था 3 इयर्स वो खत्म हो चुका है। हाँ, वो टाइम गया तो चेक ओवर ड्यू हो चुका। क्रॉसिंग को लेके कोई डाउट हो, जनरल क्रॉसिंग स्पेशल क्रॉसिंग आसान है। मैंने जानबूझकर ये टेबल के फॉर्म में लिख दिया है कि कम से कम अगर डिफरेंस पूछा जाए तो आप एज इट इज ये डिफरेंस एज इट इज टेबल के फॉर्म में लिख सकते हैं। हम्म, देखिए दिमाग चलाना तो आपका काम है, और वो दिमाग चलाने के लिए मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूं कि आप ये सोचो सिर्फ एक बार पढ़कर या एक बार वीडियो सुनकर आपका एग्जाम्स में दिमाग चल जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, स्पेसिफिकली इन केस वेयर यू हैव टू राइट समथिंग, राइट। तो दिमाग चलाना तो आपका काम है लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसीलिए कहा जाता है कि कम से कम 5 से 6 महीने पहले किसी भी मॉड्यूल की प्रैक्टिस करना शुरू करो, एक बार उस मॉड्यूल को रिवाइज करो सिंपल। और जब आप फर्स्ट टाइम किसी भी बुक को पढ़ रहे होते हैं तब ये मत मान के चलो कि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम में तो आप कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं, मतलब उस सब्जेक्ट को पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। एक बार जब वो सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद तो आप ये मान के चलो कि आप उस सब्जेक्ट को पढ़ने लायक बने हो। जब आप दोबारा स्टार्ट करेंगे उसे पढ़ना तब आप ये मान के चलो कि अब मैं तैयारी करना अब मैंने स्टार्ट किया है। और इसीलिए थ्योरेटिकल सब्जेक्ट सबसे पहले स्टार्ट करवाए गए क्योंकि मुझे पता है कि इन सब्जेक्ट्स के अंदर आपको बहुत टाइम लगने वाला है राइटिंग के लिए। जो हमारे एमसीक्यू बेस्ड है जैसे कि हमारा कॉस्टिंग है या फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसमें एटलीस्ट ये राइटिंग वाला कंटेंट तो नहीं आना ना, ये वाली दिक्कत तो नहीं आनी ना कि वहां लिखना क्या है, वहां तो एमसीक्यूज होंगे तो आपको सिर्फ टिक करना है। पेपर्स में आपको दिखाई चुका हूँ, ये मान के चलना कि केस लॉज आने वाले हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पेपर नहीं आता है, केस लॉज आते ही आते हैं। चलिए जी मैच्योरिटी, कहता है जी मैच्योरिटी का मतलब क्या है। हाँ जी, मैच्योरिटी इज द डेट ऑन विच द पेमेंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट फॉल्स ड्यू, जिस दिन इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट ड्यू हो जाएगी वो डेट क्या है, मैच्योरिटी। एवरी इंस्ट्रूमेंट पेबल एट अ स्पेसिफाइड पीरियड आफ्टर डेट और आफ्टर साइट इज एंटाइटल्ड टू 3 days
ऑफ ग्रेस। इसका मतलब जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेएबल ऑन डिमांड है उसमें कोई ग्रेस नहीं मिलेगी। और ये बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि ग्रेस पीरियड जो 3 डेज का मिलता है ये सिर्फ टाइम इंस्ट्रूमेंट को मिलता है। जो पेएबल ऑन डिमांड है उस केस में कोई ग्रेस पीरियड नहीं मिलता। ठीक है जी। Such a bill or note matures or fall due on the last day of the grace period। तो जी मान के चलिए आपको कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिला है जिसपे डेट डली हुई है, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था कि 3 months आफ्टर डेट। ठीक है, 3 months आफ्टर डेट आई प्रोमिस टू पे द बियरर 4 लाख रुपीज फॉर वैल्यू रिसीव्ड। तो अब ये बताइए कि भाई ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, बड़े ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन है, ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है इसकी मैच्योरिटी डेट क्या होगी आपको बतानी है। हाँ जी, चलिए एक मेरे पास आंसर आता है 1 अप्रैल। एनीवन एल्स? 4 अप्रैल। ठीक है जी, ये कह रहे हैं कि 3 months प्लस 3 days ऑफ ग्रेस पीरियड, राइट। रोहित साथ साथ माइक बंद कर लीजिए, पीछे से डिस्टरबेंस हो रही है। हाँ जी, 3 months प्लस 3 days। अरे यार ये प्रोमिसरी नोट है। मैं आपको कह रहा हूं कि 3 months के बाद पेमेंट करूंगा तो मुझे क्यों ग्रेस पीरियड मिलेगा? प्रोमिसरी नोट में ग्रेस पीरियड होता है क्या? ग्रेस पीरियड सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज में होता है, जहां सामने वाले को ऑर्डर दिया जा रहा है कि भैया 3 months आफ्टर डेट पे द बियरर। जहां सामने वाले को ऑर्डर दिया जा रहा है तो सामने वाले को लो ने 3 days ग्रेस पीरियड दिया। लेकिन जहां आप खुद प्रॉमिस कर रहे हो फिर काहे का आपको ग्रेस पीरियड मिलना है? अगर आपको लगता है कि मैं 1 अप्रैल को नहीं दे सकता तो आप पहले ही कहो ना 3 months एंड 3 days आफ्टर डेट। क्लियर है? अच्छा ये बताना, ये प्रोमिसरी नोट ठीक बना हुआ है क्या? कल भी पूछा था, आज दोबारा से पूछ रहा हूँ, ये प्रोमिसरी नोट ठीक बना हुआ है क्या? क्यों? बियरर है, प्रोमिसरी नोट कैन नॉट बी बियरर। ठीक है, आ जाइए जी। हाँ जी, and must be presented for payment on that day, and if dishonored suit can be instituted on the next day after the maturity। if an instrument is payable by installment, अगर installment में payable है instrument तो जी हर installment की अलग से due date find out की जाएगी और हर installment के केस में 3 days का grace period मिलेगा। No days of grace are allowed for checks as they are payable on demand। तो कोई भी डिमांड इंस्ट्रूमेंट है, खाली चेक की बात नहीं है। यहाँ चेक को इसलिए हाईलाइट किया गया क्योंकि चेक इज ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड। कोई भी डिमांड इंस्ट्रूमेंट है उसके केस में कोई ग्रेस पीरियड नहीं मिलता। Checks are always payable on demand, but other instruments like bills, notes, etc. may be payable on a specified date or after the specified period of time। The date on which payment of an instrument falls to is called maturity according to section 22। हम्म,
सिर्फ और सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज पर ही ग्रेस पीरियड मिलेगा। ठीक है। हाँ, अगर प्रोमिसरी नोट के ऊपर स्पेसिफिकली लिख दिया जाए 3 months after due date, I promise to pay Mr. Ram after sight. I promise to pay Mr. Ram after sight. अगर स्पेसिफिकली ये लिख दिया आफ्टर साइट, तो जहां पर आफ्टर साइट आ गया फिर 3 days का ग्रेस पीरियड मिलेगा। दिखाने के 3 दिन बाद, राइट। तो जहां पर ये लिख दिया गया फिर आपको ग्रेस पीरियड मिलेगा। मेरा कहने का मतलब है कि डिमांड इंस्ट्रूमेंट, प्रोमिसरी नोट इज जनरली ऑलवेज ऑन डिमांड। जनरली डिमांड इंस्ट्रूमेंट के केस में आपको कोई ग्रेस पीरियड नहीं मिलेगा, किसी भी डिमांड इंस्ट्रूमेंट के केस में। मैच्योरिटी ऑफ अ प्रोमिसरी नोट और अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज द डेट एट विच इट फॉल्स ड्यू। एट साइट और ऑन प्रेजेंटमेंट को हम डिमांड कंसीडर करते हैं, तो ये इस केस में कोई ग्रेस पीरियड नहीं मिलेगा। द क्वेश्चन ऑफ मैच्योरिटी देयरफॉर अराइज ओनली इन केस ऑफ अ प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल। हाँ, ऑन डिमांड का मतलब जिस दिन आप जाओगे सेम डे देना पड़ेगा। एट साइट का मतलब, ऑन प्रेजेंटमेंट का मतलब, दोनों ही ऑन डिमांड कंसीडर किया जाता है। ठीक है। हाँ जी, आफ्टर डेट और साइट और एट अ सर्टेन पीरियड आफ्टर द हैपनिंग ऑफ इवेंट विच इज सर्टेन टू हैपन, तो इन केस में मैच्योरिटी का क्वेश्चन अराइज होता है। हाँ जी, वेयर अ नोट और बिल इज एक्सप्रेस टू बी पेएबल ऑन द एक्सपायरी ऑफ अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर साइट और आफ्टर डेट, द पीरियड ऑफ पेमेंट टर्मिनेट्स ऑन द डे ऑफ द मंथ व्हिच कोरस्पॉन्ड्स विद द डेट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल समझाया था कि मान के चलिए हम कह रहे हैं कि एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया गया कब, 31 जैन को, पेएबल आफ्टर 2 months। तो यहां पर यह नहीं लिखा हुआ कि पेएबल आफ्टर 60 डेज, यहां लिखा हुआ पेएबल आफ्टर 2 months। कहता है यहां से 2 months कंसीडर करना है, 60 डेज कंसीडर नहीं करना। तो 2 months कब खत्म हो रहे हैं, कहता है जी 31 1 month कर लेते हैं इसे एग्जांपल को, पेएबल आफ्टर 1 month। ठीक है, तो 1 month कब खत्म हो रहा है, 31 Feb। 31 Feb तो होती ही नहीं, तो कहता है उस केस में जो भी लास्ट डे ऑफ द मंथ है क्या है, 28 Feb। अगर नॉर्मल ईयर है तो 28 Feb, अगर लीप ईयर है तो 29 Feb। कहता है वो डेट कंसीडर की जाएगी प्लस 3 days ग्रेस पीरियड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैच्योरिटी डेट। तो इनका कहने का मतलब है जहां डेज, एग्जैक्ट डेज नहीं बता रखे, मंथ में बात कर रहे हैं हम, और जिस मंथ में जिस डेट को बनाया गया है और जिस मंथ में ड्यू हो रहा है उस मंथ में सेम डेट नहीं आती, तो लास्ट डे ऑफ द मंथ को कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, इफ द मंथ इन विच द पीरियड वुड टर्मिनेट हैज नो कोरस्पॉन्डिंग डे, जैसे हमारे केस में 31 Feb आता ही नहीं, द पीरियड शैल बी हेल्ड टू बी टर्मिनेट ऑन द लास्ट डे ऑफ सच month. A negotiable instrument dated 31st January 2001 is made payable at 1 month after date. The instrument is at maturity on the third day after 28 Feb 2001. Right? तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया है सारे एग्जांपल्स। इफ द डे ऑफ द मैच्योरिटी फॉल्स ऑन अ पब्लिक हॉलीडे, संडे पड़ गया जी, 28 Feb का संडे है मान के चलते हैं, तो कहता है अगला दिन नहीं कंसीडर किया जाएगा, पहला दिन कंसीडर किया जाएगा। राइट। तो अच्छा ये चीज याद रखिएगा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग संडे इज अ पब्लिक हॉलीडे। राइट। द इंस्ट्रूमेंट इज पेएबल ऑन प्रीसीडिंग बिजनेस डे, मतलब सैटरडे इंस्टेड ऑफ मंडे, सैटरडे नॉट ऑन मंडे। आ जाइए जी, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। Capacity to incur liability as party to negotiable instrument is coextensive with the capacity to contract.
इसका मतलब जिसके पास कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी है उसी के पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर लाइबिलिटी लेने की कैपेसिटी है। और अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 कहता है एवरी पर्सन कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग अकॉर्डिंग टू लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट मे बाइंड हिमसेल्फ। तो जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है वही तो अपने आप को बाइंड कर सकता है, राइट। जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया था कि ये जो सी है ये माइनर, ये जो बी है ये माइनर है। कहता है बी के पास कॉन्ट्रैक्ट करने की पावर नहीं है एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो बी एंडोर्स भी नहीं कर सकता। तो बी ने जो सी को एंडोर्समेंट करी है वो एंडोर्समेंट कायदे से क्या है, इनवैलिड। अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट करने की पावर नहीं है तो आप अपने आप को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर बाउंड भी नहीं कर सकते। एंड बी बाउंड बाय मेकिंग, ड्रॉइंग, एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट, डिलीवरी, नेगोशिएशन। किसी भी तरह से आप बाउंड हो सकते हो ना। अगर आप बना रहे हो तो भी आप बाउंड हो, आप ड्रॉ कर रहे हो तब भी आप बाउंड हो, एक्सेप्ट कर रहे हो तो पे करने के लिए बाउंड हो, एंडोर्स कर रहे हो तो भी आप अपने आप को बाउंड कर रहे हो, सिंपल डिलीवरी के थ्रू आप ट्रांसफर कर रहे हो तो भी अपने आप को बाउंड कर रहे हो, एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी मतलब नेगोशिएशन कर रहे हो तो भी आप अपने आप को बाउंड कर रहे हो, राइट। कहता है जी माइनर है, ल्यूनेटिक है, इडियट्स है, ड्रंक पर्सन्स है और पर्सन्स अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड बाय देयर पर्सनल लॉ, दे डू नॉट इंकर एनी लायबिलिटी एज पार्टीज टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, बट incapacity of one or more parties of a negotiable instrument in no way diminishes the liabilities and liabilities of the competent parties। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया कि बी ने सी के नाम पर एंडोर्स कर दिया, फिर जी सी ने मान के चलिए आगे डी के नाम पर एंडोर्स कर दिया। सी ने किसके नाम पे एंडोर्स कर दिया, डी के नाम पे। अब जी डी जो है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है। जब मैच्योरिटी का टाइम आया तो लेट्स से बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया गया था एक्स के ऊपर, एक्स क्या था हमारे एक्सेप्टर। तो जब मैच्योरिटी का टाइम आया डी एक्स के पास जाता है और एक्स ने पेमेंट देने से मना कर दिया, तो बिल क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया ड्यू टू नॉन पेमेंट, डिसऑनर्ड हो गया ड्यू टू नॉन पेमेंट। एक्स ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुका था बिल जब बनाया गया, इसलिए ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस नहीं है, ड्यू टू नॉन पेमेंट। जब ड्यू टू नॉन पेमेंट बिल डिसऑनर हुआ तो डी भागा भागा जाएगा नोटरी पब्लिक के पास, वहां की फॉर्मेलिटीज पूरी करेगा और साथ साथ इंटीमेट करेगा सी को, बी को और ए को कि भैया बिल डिसऑनर हो गया। और अगर डी चाहे तो नोटरी पब्लिक से जो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा जिसे हम प्रोटेस्ट कहते हैं, उसके बेसिस पर सी के ऊपर केस फाइल कर सकता है, बी के ऊपर कर सकता है, ए के ऊपर कर सकता है, राइट। अब जी यहां पर जब केस फाइल किया गया तो पता चला बी क्या है, माइनर। तो सी ने कहा कि भैया मुझे जो एंडोर्समेंट की गई वो एक माइनर के थ्रू की गई, तो ये एंडोर्समेंट क्या है, इनवैलिड। अगर एंडोर्समेंट इनवैलिड है तो आई एम नॉट लायबल, मुझे इस केस से बरी कर दिया जाए। ए तो लायबल है बट आई एम नॉट लायबल। तो भैया कोर्ट कहती है बस ये बंदा जो कि इनकैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, बस ये लायबल नहीं है। लेकिन अगर ये लायबल नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लायबिलिटी खत्म हो गई, यू आर लायबल। आप तो इनकैपेबल नहीं हो ना, तो यू आर लायबल। तो वही चीज लिखी हुई है कि incapacity of one or more of the parties to a negotiable instrument in no way diminishes the ability and liability of the competent parties where a minor is the endorser or the payee of an instrument which has been endorsed all the parties। यहां पर मैं ब्रैकेट लगा दूंगा, accepting the minor all the parties except the minor are liable in the event of its dishonor। ठीक है। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस अटेम्प्ट के अंदर, उसके अंदर ये कंसेप्ट भी आपको लिखना पड़ेगा।
उसके अंदर ये कंसेप्ट भी आपको लिखना पड़ेगा। हाँ जी, लाइबिलिटी ऑफ पार्टीज। तो लाइबिलिटी ऑफ ड्रॉर कहता है जी देखिए, जब हम बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं तो पहली लाइबिलिटी किसकी, जब हम बिल ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहे हैं तो पहली लाइबिलिटी किसकी, फर्स्ट लाइबिलिटी द पर्सन हु हैज एक्सेप्टेड द बिल ऑफ एक्सचेंज, इसने एक्सेप्ट किया कि आई विल पे, तो फर्स्ट लाइबिलिटी। अगर इसने पे नहीं किया, अगर इसने पे नहीं किया तो भैया जो ड्रॉर है हमारा, फिर इसकी लाइबिलिटी। तो सेकेंडरी लाइबिलिटी किसकी, ड्रॉर की प्लस एवरी पार्टी, एवरी प्रीवियस पार्टी। एवरी प्रीवियस पार्टी competent to contract, competent to contract, राइट। तो मान के चलते हैं यही बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया गया था कि 3 months आफ्टर डेट किसको पे करना है, पे टू राम और टू हिज ऑर्डर सम ऑफ रुपीज इतना फॉर द वैल्यू रिसीव्ड बाय श्याम। तो जी फिलहाल फर्स्ट लाइबिलिटी किसकी, कहता है जी आलू की जो एक्सेप्टर है। सेकंड लाइबिलिटी किसकी, कचालू की जो कि ड्रॉर है हमारा। लेकिन मान के चलते हैं इसे आगे एंडोर्स कर दिया गया, एक्स को एंडोर्स किया, वाई को फिर एंडोर्स किया, फिर जेड को एंडोर्स किया, तो ये भी क्या है, पार्टीज, इनकी भी लाइबिलिटी है जैसे ड्रॉर की लाइबिलिटी है, राइट। तो इनकी लाइबिलिटी को एक्सटेंसिव है, को एक्सटेंसिव मतलब साथ साथ चलेगी लाइबिलिटीज, बट सबसे पहली लाइबिलिटी किसकी, एक्सेप्टर की। हाँ जी, द ड्रॉर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज बाउंड इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ द ड्रॉई बाय द ड्रॉई और द एक्सेप्टर देयरऑफ to compensate the holder provided due notice of dishonor has been given to or received by the drawer. The liability of drawer of bill of exchange is secondary, मैंने चीज क्यों लिखी वो आपको समझ में आ गई होगी, and arises only on default of the drawee who is primarily liable to make the payment of the negotiable instrument. Liability of drawee of check, यहां पर चेक के केस में ड्रॉई कौन है, बैंक। और बैंक की क्या लाइबिलिटी है, क्या नहीं है, किस केस में किस केस में नहीं है, वो हम बहुत डीपली पढ़ चुके हैं। ये बस आप समझिए कि ये सब मैं आपको समझा चुका हूं, बस आपके एग्जाम्स के लिए कंटेंट है। आप कहते हो ना वहां पर जाके समझ नहीं आता कि क्या लिखना है, याद नहीं रहता, तो ये आपके एग्जाम्स के लिए क्या है, कंटेंट। हाँ जी, लाइबिलिटी ऑफ मेकर ऑफ नोट्स या फिर एक्सेप्टर ऑफ द बिल, कहता है इन द एब्सेंस ऑफ अ contract to the contrary, the maker of promissory note and acceptor before the maturity of bill of exchange are bound to pay the amount thereof at maturity. तो सबसे बड़ी बात क्या है, एक्सेप्टर की लाइबिलिटी फर्स्ट, प्रोमिसरी नोट के केस में मेकर की लाइबिलिटी फर्स्ट, राइट। हाँ जी, लाइबिलिटी ऑफ एंडोर्सर, कहता है एंडोर्सर की तो सबसीक्वेंट लाइबिलिटी चलती रहेगी साथ साथ। तो एवरी एंडोर्सर इनकर्स लाइबिलिटी टू द पार्टीज दैट आर सबसीक्वेंट टू हिम। हाँ जी, whoever endorses and delivers a negotiable instrument before maturity is bound by thereby to every subsequent holder। ये चीज आपको मैं समझा चुका हूँ, आई थिंक यहाँ पर कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक चीज बताइए, अगर मान के चलिए ये हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज है ये वाला, ठीक है मान के चलिए कि यहां पर जो बिल ऑफ एक्सचेंज है किसके नाम पर, मतलब एक्सेप्ट किसने किया, आलू ने एक्सेप्ट किया। क्या कहा गया, पे राम और टू हिज ऑर्डर, ठीक है। राम ने एंडोर्स कर दिया एक्स के नाम पर, एक्स ने एंडोर्स कर दिया वाई के नाम पर। एक्सक्यूज मी, वाई के नाम पर एंडोर्स कर दिया एक्स ने। अब जी वाई ने क्या किया, इसमें अल्ट्रेशन कर दी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में अल्ट्रेशन कर दी। अल्ट्रेशन क्या कर दी, लेट्स से यहां पर अमाउंट
4 लाख रुपीस था, अमाउंट 4 लाख रुपीस था, इस 4 को 5 लाख कर दिया। इस 4 लाख को वाई ने क्या कर दिया 5 लाख, और फिर उसको एंडोर्स कर दिया जेड के नाम पर, जेड ने आगे एंडोर्स कर दिया एम के नाम पर। ठीक है, अब जी मैच्योरिटी डेट पर एम जाता है मिस्टर आलू के पास, लाओ जी 5 लाख रुपए दो। तो मिस्टर आलू 4 लाख रुपए देने के लिए लायबल है या 5 लाख रुपए देने के लिए लायबल है? 4 लाख रुपए देने के लिए लायबल है, लेकिन एम को तो 5 लाख रुपए चाहिए, तो 1 लाख रुपए किससे लिए जा सकते हैं? जिसने अल्ट्रेशन करी उससे, और जिसने अल्ट्रेशन के बाद उस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट किया, अल्टर्ड बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट किया, उससे भी ले जा सकते हैं। इसका मतलब चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज में या किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में अल्ट्रेशन हो जाती है, लेकिन जिस पार्टी ने अल्ट्रेशन की है या फिर जो अल्टर्ड बिल ऑफ एक्सचेंज को जो एक्सेप्ट कर रहा है, कहता है वो अल्टर्ड बिल ऑफ एक्सचेंज की टर्म्स एंड कंडीशन से बाउंड है, क्योंकि जब उसने एक्सेप्ट किया तब ऑलरेडी कंडीशंस अल्टर्ड हो चुकी थी। Every party, every prior party to a negotiable instrument is liable thereon to a holder in due course until the instrument is duly satisfied. The liability of prior parties to a holder in due course is joint and several. The holder in due course may hold all or any prior parties liable for the amount of dishonored instrument. Right? लाइबिलिटी ऑफ एक्सेप्टर ऑफ फोर्स्ड इंस्ट्रूमेंट एंडोर्समेंट, फोर्स्ड एंडोर्समेंट के केस में हम बहुत अच्छे से चीजें समझ चुके हैं, मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूं। हाँ जी, एक्सेप्टर लाइबिलिटी ऑन बिल ड्रॉन इन अ फिक्टिशियस नेम। फिक्टिशियस नेम का मतलब, मान के चलिए ये जो बिल है ये ड्रॉ किया गया है, ये बिल ड्रॉ किया गया है मिस्टर आलू के नाम पर। या कचालू के नाम पे ड्रॉ किया गया ना, ठीक है, या फिर ये जो नाम है लेट्स से ये भी फिक्टिशियस है, जो एग्जिस्ट नहीं करता, फिक्टिशियस का मतलब जो एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस केस में एक्सेप्टर की क्या लाइबिलिटी है? हाँ जी, an acceptor of a bill of exchange drawn in fictitious name and payable to the drawer order is not by the reason that such name is fictitious relieved from the liability to any holder in due course claiming under an endorsement by the same hand as the drawer's signature and purporting to be made by the drawer। कहता है चाहे किसी फिक्टिशियस नेम पर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया गया हो, फिर भी ड्रॉर की लाइबिलिटी खत्म नहीं होती, ड्रॉर की लाइबिलिटी खत्म नहीं होती। राइट, तो चाहे एक्सेप्टर फिक्टिशियस हो, चाहे बिल किसी फिक्टिशियस नेम पे ड्रॉ किया गया हो जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि ड्रॉर की लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। ड्रॉर तो जेन्युइन पर्सन होगा, जिंदा इंसान होगा, या फिर कोई बिजनेस यूनिट होगी, तभी तो उसने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया है। तो सिर्फ इस वजह से कि बीच में कोई पार्टी फिक्टिशियस है, या फिर ड्रॉई का नेम फिक्टिशियस है, या एक्सेप्टर का नेम फिक्टिशियस है, कहता है जी ड्रॉर की लाइबिलिटी खत्म नहीं होती। आ जाओ जी, नेगोशिएबिलिटी एंड असाइनेबिलिटी डिस्टिंग्विश्ड, इसको मार्क कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट करके, जो आपका इस बार का एग्जाम है उसमें पूछे जाने की उम्मीद है। हाँ जी, तो नेगोशिएबिलिटी और असाइनेबिलिटी में क्या फर्क है? कहता है नेगोशिएशन रिक्वायर्स मेयर डिलीवरी ऑफ द बियरर इंस्ट्रूमेंट, एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी ऑफ द ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, राइट। लेकिन असाइनमेंट अगर हम कर रहे हैं किसी को अपना राइट, किसी को अपनी प्रॉपर्टी, तो वो मेयर डिलीवरी या डिलीवरी प्लस एंडोर्समेंट से ट्रांसफर नहीं की जा सकती। उस केस के अंदर रिटर्न डॉक्यूमेंट साइन किया जाएगा बाय द ट्रांसफर,
और असाइनमेंट के केस में तो इवन स्टैम्प ड्यूटी भी लगती है और कुछ केसेस के अंदर स्पेसिफिकली इमोल प्रॉपर्टी केसेस के अंदर रजिस्ट्रेशन भी रिक्वायर्ड है। ठीक, जबकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के केस में इवन बाय मेयर डिलीवरी भी ट्रांसफर हो सकता है अगर बियरर इंस्ट्रूमेंट है तो। और अगर बियरर नहीं भी है, नेम्ड इंस्ट्रूमेंट है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, तो इवन उस केस में अलग से कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती, उसी बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर, उसी प्रोमिसरी नोट के ऊपर एंडोर्स कर दिया जाता है। नोटिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेट जैसे कि एक्शनेबल क्लेम मस्ट बी गिवन बाय द असाइनी टू द डेटर इन ऑर्डर टू कंप्लीट द टाइटल। एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं? एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं? इस चीज को एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान के चलिए एक बैंक ने मिस्टर एक्स को लोन दिया, ठीक है, तो यहां पर अमाउंट असर्टेंड है, अमाउंट असर्टेंड है, कितना अमाउंट मिस्टर एक्स से लिया जाना है। और ये जो लोन दिया गया है ये एक लीगल क्लेम है, मतलब अगर एक्स बैंक को ये पैसा वापस नहीं देंगे तो बैंक मिस्टर एक्स पर लीगल एक्शन लेकर पैसा रिकवर कर सकते हैं। तो इस तरह के क्लेम को हम क्या बोलते हैं? एक्शनेबल क्लेम। टोपा में हमने ये पढ़ा है, एक बार क्लास को ध्यान से देखिएगा। इस तरह के क्लेम को क्या बोलते हैं? एक्शनेबल क्लेम। अब आपने ये सुना होगा ना कि बैंक रिकवरी एजेंसी को लोन्स ट्रांसफर कर देते हैं और बैंक के ब्याज पर कौन रिकवर करता है ये पैसा? रिकवरी एजेंसी। तो बेसिकली बैंक ने अपना ये एक्शनेबल क्लेम क्या कर दिया? रिकवरी एजेंसी को असाइन। बैंक ने अपना ये एक्शनेबल क्लेम रिकवरी एजेंसी को क्या कर दिया? असाइन। कहता है ये असाइनमेंट तब कंप्लीट मानी जाएगी जब इस चीज का नोटिस मिस्टर एक्स को दिया जाएगा। मिस्टर एक्स को पहले ही ये नोटिस दिया जाएगा कि हम अपना ये एक्शनेबल क्लेम किसको असाइन कर रहे हैं? रिकवरी एजेंसी को। और अब ये रिकवरी एजेंसी हमारे बिहाफ पर आपसे पैसे रिकवर कर सकती है। अगर ये नोटिस नहीं दिया जाएगा तो रिकवरी एजेंसी मिस्टर एक्स से पैसे डिमांड नहीं कर सकती। ठीक, तो जी असाइनमेंट के केस में जब हम किसी को असाइन करते हैं तो सामने वाली पार्टी को हमें इस चीज का नोटिस देना होता है। लेकिन जब हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो ए ने बी को दिया, बी ने सी को एंडोर्स किया, सी ने डी को एंडोर्स किया, जहां पर एक्सेप्टर एक्स था, तो बी क्या सी को एंडोर्स करते हुए एक्सेप्टर को इन्फॉर्म करेगा? द आंसर इज नो। सी क्या डी को एंडोर्स करते हुए क्या एक्सेप्टर को इन्फॉर्म करेगा? द आंसर इज नो। तो जी नोटिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेट मस्ट बी गिवन बाय द असाइनी टू द डेटर in order to complete his title. No such notice is necessary in case of transfer by a negotiation. On assignment, the transferee of actionable claim takes it subject to all the defects in the title of or subject to all the equities and defenses available against the assigner. मान के चलते हैं ये जो बैंक ने अपना एक्शनेबल क्लेम मतलब ये अपना लोन रिकवरी एजेंसी को असाइन किया था, अब जी जब बात कोर्ट में गई तो पता चला कि जो लोन डॉक्यूमेंट्स है वो ही प्रॉपर नहीं है। तो जी बैंक के टाइटल में क्या आ गया? डिफेक्ट। जब लोन डॉक्यूमेंट ही प्रॉपर नहीं है तो बैंक के टाइटल में क्या आ गया? डिफेक्ट। जब ये इस लोन को इसने रिकवरी एजेंसी को असाइन किया तो रिकवरी एजेंसी उस लोन को विद डिफेक्ट एक्सेप्ट करती है। रिकवरी एजेंसी क्या कहती है? हाँ जी, कितने रुपए का लोन दे रखा है आपने लोगों को? 1 करोड़ का। चलिए आप हमसे आज ही 80 लाख रुपए में सौदा करिए, 80 लाख रुपए में अपना राइट हमें साइन कर दीजिए, अपना ये एक्शनेबल क्लेम हमें साइन कर दीजिए, हम लोगों से पैसा रिकवर करेंगे, जितना भी रिकवर हुआ वो हमारा, जो केस हम हार गए उसके लिए भी हम खुद जिम्मेदार। राइट, तो असाइनमेंट के केस में विद डिफेक्ट्स ट्रांसफर होता है टाइटल। लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के केस में हमने क्या पढ़ा कि होल्डर इन ड्यू कोर्स को हमेशा गुड टाइटल ही डिलीवर होता है। राइट,
even though he took the assignment for value and in good faith. In case of negotiation the transferee as holder in due course takes the instrument free from any defects in the title of transfer. क्लियर जी, तीनों डिस्टिंग्विश। बताइए जी, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। चलिए जी, एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एग्जांपल के थ्रू भी देख चुके हैं। चेक के पीछे कैसे एंडोर्स किया जाता है, किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को कैसे एंडोर्स किया जाता है। तो सेक्शन 15 कह रहा है वेयर द मेकर और होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइंस द सेम फॉर द पर्पस ऑफ नेगोशिएशन ऑन द बैक और फेस देयरऑफ। तो एंडोर्समेंट इंस्ट्रूमेंट के बैक पे भी की जा सकती है, इंस्ट्रूमेंट के फेस पे भी की जा सकती है। और एंडोर्स करने के लिए कहता है जी उसे साइन करना पड़ेगा फॉर द सेम पर्पस। इसका मतलब लिखना पड़ेगा कि साइन किया और साथ में पे टू मिस्टर ए, राइट। या फिर एक सेपरेट स्लिप ऑफ पेपर पे भी एंडोर्स किया जा सकता है, इसे हम क्या बोलेंगे, अलोंग। और कहता है साइन फॉर द सेम पर्पस। एंडोर्समेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्टैम्प पेपर इंटेंडेड टू बी कंप्लीटेड एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो इवन एक स्टैम्प पेपर भी क्रिएट किया जा सकता है एंडोर्समेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, टू बी कंप्लीटेड एज द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। He is said to endorse the same. The person to whom instrument is endorsed is called the endorsee. तो जी इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट के ऊपर भी एंडोर्समेंट की जा सकती है, अलग से ब्लैंक पेपर पर भी एंडोर्समेंट की जा सकती है और इंस्ट्रूमेंट के साथ लगाया जा सकता है, या फिर एक स्टैम्प पेपर के ऊपर ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना के और उस पर ही एंडोर्समेंट की जा सकती है। In other words, endorsement means and involves the writing of something on the back of the instrument for the purpose of transferring the right, title and interest therein to some other person. तो एंडोर्समेंट कहता है जी जनरल या ब्लैंक एंडोर्समेंट हो सकती है। ब्लैंक एंडोर्समेंट बहुत बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर जो एंडोर्सर है वो बस अपने सिग्नेचर कर देता है, अपना नेम लिख देता है और ब्लैंक छोड़ देता है, राइट। जनरल एंडोर्समेंट का मतलब सेम, एन एंडोर्समेंट इज टू बी ब्लैंक और जनरल वेयर द एंडोर्सर merely writes his signature on the back of the instrument and instrument so endorsed becomes payable to bearer। तो ब्लैंक एंडोर्समेंट इंस्ट्रूमेंट को क्या बना देती है, बियरर, even though originally it was payable to order, even though originally it was payable to order। Thus where the bill is payable to Mohan or order and Mohan writes on its back Mohan अपने साइन कर देता है, ये लिखे बिना कि भाई किसको पे करना है, तो it becomes blank endorsement by the Mohan and the property in the bill can pass by mere delivery। ठीक है जी। But a holder of instrument endorsed in blank may convert the endorsement in blank into endorsement in full। अच्छा ये जो लाइन है ना कि एक बार आपने पहले ब्लैंक एंडोर्समेंट कर दी, बाद में दोबारा से आप उसको नेम्ड एंडोर्समेंट कर सकते हो। एंडोर्समेंट इन फुल का मतलब नीचे पढ़ेंगे नेम्ड एंडोर्समेंट, राइट। ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं चेक के केस में, वंस अ बियरर ऑलवेज अ बियरर। तो चेक को छोड़कर बाकी केसेस में एप्लीकेबल है ये कि एक बार बियरर एंडोर्समेंट हो चुकी है, ब्लैंक एंडोर्समेंट हो चुकी है, बाद में उसे फुल किया जा सकता है। हाँ जी, तो जैसे मान के चलिए हमने यहां पर एंडोर्समेंट करी, लेट्स से ये एरिया मान के चलते हैं कि बैक साइड है इस बिल ऑफ एक्सचेंज का, तो यहां पर साइन कर दिए और यहां साइन कर दिए और ब्लैंक छोड़ दिया। तो जी अब ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्या बन गया, बियरर। ठीक है, मान के चलिए अब बियरर है तो बाय मेयर डिलीवरी ट्रांसफर हो सकता है। फिर उसके बाद लेट से एक्स के हाथ में आया तो एक्स ने अपने साइन करे और उसके नीचे एक्स ने अपना नाम लिखा, साइन किया, तो पेबल टू या पे टू वाई। तो कहता है जो ब्लैंक एंडोर्समेंट थी जिसने इंस्ट्रूमेंट को बियरर बना दिया था, उसके बाद सब्सिक्वेंट एंडोर्समेंट से दोबारा से इंस्ट्रूमेंट को ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बनाया जा सकता है, राइट।
तो जब हम लिख रहे हैं पे टू वाई, इसे हम कहेंगे फुल एंडोर्समेंट। इसे हम क्या कहेंगे? फुल एंडोर्समेंट। हाँ जी, तो ब्लैंक एंडोर्समेंट के केस में क्या कह रहा है? The holder of an instrument endorsed in blank may convert the endorsement in blank into endorsement in full by writing above the endorser's signature a direction to pay the instrument to another person or his order. स्पेशल या फुल एंडोर्समेंट आपको मैंने बता ही दिया। जब जो ब्लैंक एंडोर्समेंट नहीं है वो क्या स्पेशल या फुल एंडोर्समेंट, जहां नाम लिखा जाए बकायदा, जैसे कि पे टू ऑर्डर ऑफ सोहन, पे टू मोहन और ऑर्डर। So if the endorser signs his name and add a direction to pay the amount mentioned in the instrument to or to the order of specified person, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्पेशल या फुल एंडोर्समेंट। A blank endorsement can be turned into special one by addition of an order making the bill payable to the transferee। आ जाइए रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है? हमने अभी तक क्या पढ़ा है? पे टू ए और ऑर्डर, या तो ए को पे कीजिए या ए के ऑर्डर पे जिसको ए कह रहा है उसको पे कीजिए। रिस्ट्रिक्टिव का मतलब जहां हम लिखते हैं ओनली, पे टू ए ओनली, पे ए फॉर माई यूज, मतलब पैसे तो ए को दे दो लेकिन ए वो पैसे मेरे लिए ही यूज करेगा, तो इन पैसों पे ए का हक नहीं है। पे ए ऑन अकाउंट ऑफ बी, पैसे तो ए को दे दो लेकिन वो ए के पैसे नहीं है, वो पैसे किसके हैं? बी के। पे ए और ऑर्डर फॉर कलेक्शन, कि मैं ए के नाम पर एंडोर्स कर रहा हूं लेकिन पैसे ए के नहीं है, मैंने सिर्फ मतलब ए मेरे ब्याह पर उस पैसे को कलेक्ट कर रहा है। तो इस टाइप के एंडोर्समेंट को क्या बोलेंगे हम? रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट, जहां पर जिसको हम एंडोर्स कर रहे हैं उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, कोई ना कोई कंडीशन लगा रहे हैं। जैसे पे ए ओनली, अब ए चाहकर भी आगे इसे एंडोर्स नहीं कर सकता, क्यों? यहाँ रिस्ट्रिक्शन लग गई है कि सिर्फ ए को ही पे करना है। पे ए फॉर माई यूज, ए को ही पे करना है सिर्फ, और ए वो पैसे जिस पर्पस के लिए मैंने कहा है सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज करेगा, राइट। पे ए ऑन अकाउंट ऑफ बी, के ए को पे करना है लेकिन वो पैसे एक्चुअल में है किसके? बी के, तो बी के बिहाफ पर ए को पे कर दीजिए। या पे ए और ऑर्डर फॉर कलेक्शन, कि मेरे बिहाफ पर मैं कलेक्ट करवाने के लिए ए को एंडोर्स कर रहा हूं तो मेरे बिहाफ पर आप ए को पे कर दीजिए। सच काइंड ऑफ एंडोर्समेंट इज रिस्ट्रिक्टिव। पार्शल, पार्शल का मतलब क्या होता है? जैसे मान के चलिए इंस्ट्रूमेंट है 1000 रुपए का और हम कह रहे हैं पे 500 रुपीज टू बी, पे बी और ऑर्डर 500 रुपीज, तो ये क्या हो गया? पार्शल एंडोर्समेंट। और आपको एक सिंपल सी बात याद रखनी है कि पार्शल एंडोर्समेंट इज ऑलवेज इनवैलिड। पार्शल एंडोर्समेंट इज ऑलवेज इनवैलिड। हाँ जी, कंडीशनल और क्वालिफाइड। कंडीशनल एंडोर्समेंट का मतलब जहां पर कोई कंडीशन लगा दी गई है, जैसे कि ध्यान से देखिएगा, बाय सेंस रिकोर्स एंडोर्समेंट। सेंस रिकोर्स एंडोर्समेंट का मतलब क्या हुआ? हमने कहा कि जब ए ने बी को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया, फिर बी ने सी को एंडोर्स किया, सी ने डी को एंडोर्स किया, मान के चलिए सी ने डी के नाम पर जब एंडोर्समेंट करी तो यहां पर लिख दिया सैन रिकोर्स एंडोर्समेंट, कि जी अब मैं लायबल नहीं हूं। डी ने ई को एंडोर्स किया, ई गया एक्सेप्टर के पास, एक्स के पास पैसे लेने, एक्स ने डिसऑनर कर दिया, तो ई डी के ऊपर केस फाइल कर सकता है, ई बी के ऊपर केस फाइल कर सकता है, ए के ऊपर केस फाइल कर सकता है, पर सी के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि सी ने कौन सी एंडोर्समेंट करी है? सैंस रिकोर्स एंडोर्समेंट, बाय मेकिंग इट क्लियर दैट ही डज नॉट इंकर द लायबिलिटी of an endorser to the endorsee or subsequent holders, and they should not look to him in case of dishonor of the instrument। तो जी सैन रिकोर्स एंडोर्समेंट के ऊपर एक शॉर्ट नोट आ सकता है, भाई ये क्या होता है? जहां पर जो ये वर्ड लिख रहा है सिंपली वर्ड लिख देगा सैंस रिकोर्स, या फिर विदाउट रिकोर्स, या फिर पे ए और ऑर्डर सैंस रिकोर्स, कि भैया मैंने चाहे एंडोर्स किया है
लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर जैसे कि हर एंडोर्सर सब्सिक्वेंट एंडोर्सी के लिए लायबल होता है, लेकिन मैं किसी भी सब्सिक्वेंट एंडोर्सी के लिए लायबल नहीं हूं, मैं ये कहकर एंडोर्स कर रहा हूं और डी ने इसी टर्म्स पर एक्सेप्ट किया है तो ऑटोमेटिकली इसकी लायबिलिटी क्या हो गई, खत्म। ई एक्सेप्ट करेगा तो इसी टर्म पर एक्सेप्ट करेगा तो सी की लायबिलिटी ई के लिए क्या हो गई, खत्म, राइट। हाँ जी, या फिर किसी स्पेसिफिक इवेंट के बेसिस पर एंडोर्स किया गया है, जैसे कि पे ए और ऑर्डर ऑन हिज मैरिंग बी। तो जी पे को देना या उसके ऑर्डर पर जिसको वो कहे उसको देना, लेकिन कब, जब ए किससे शादी कर ले, बी से। इन सच ए केस एंडोर्सर विल नॉट बी लायबल अंटिल ए मैरीज बी। नेगोशिएशन बैक, नेगोशिएशन बैक का मतलब क्या होता है, घूम फिर के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आप ही के पास वापस आ गया तो उसे क्या कहेंगे, नेगोशिएशन बैक, ठीक है। तो ए ने बी को किया एंडोर्स, बी ने सी को किया, सी ने डी को किया, डी ने ई को किया और घुमा फिरा कर ई ने ए के नाम पर एंडोर्स कर दिया। ऐसा बहुत होता है इंडस्ट्रीज के अंदर, ऐसा मैंने बहुत देखा हुआ है कि मेरे पास से ही इंस्ट्रूमेंट चला और घूम फिर के मेरे पास ही वापस आ गया, राइट। तो ये जो लास्ट एंडोर्समेंट हुई वो क्या हुई, नेगोशिएशन बैक, ठीक है जी। Where an endorser negotiates an instrument and again becomes its holder, the instrument is said to be negotiated back to that endorser and none of the intermediary endorsee are then liable to him। तो जितने भी ये इंटरमीडियरी एंडोर्सी हैं ये सारे ये क्या हो गए, मुक्त हो गए, अब इनकी कोई लाइबिलिटी नहीं, राइट, क्योंकि वापस किसके पास चला गया, ए के पास चला गया। Where the endorser so excludes his liability, जैसे हमने ऊपर पढ़ा ना सेंस रिकोर्स, कहता है जी यहां पर ए ने जब बी के नाम पे एंडोर्स किया तो साथ में लिख दिया सेंस रिकोर्स, फिर बी ने सी के नाम पे एंडोर्स कर दिया, सी ने डी के, डी ने ई के, ई ने दोबारा ए के नाम पे एंडोर्स किया, लेकिन दोबारा पलटकर लाइबिलिटी ए के ऊपर नहीं आ सकती क्योंकि उसने सेंस रिकोर्स एंडोर्समेंट की थी। इसका मतलब जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उसके पास से चला था और घूम फिर के उसके पास आ गया, उसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए अगर सेंस रिकोर्स लिखा हुआ है, विदाउट रिकोर्स लिखा हुआ है, तो ये ए बी सी डी ई के ऊपर केस फाइल कर सकता है पैसे रिकवर करने के लिए। And afterward becomes the holder of the instrument, all the intermediate endorsers are liable to him. A is the payee of the negotiable instrument. He endorsed the instrument, sends recourse to B, B endorsed to C, C to D, D again endorsed to A. In this case, A is not only reinstated in his former rights but has right of an endorsee against B, C and D। ठीक है जी। प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस, देखिए कौन कौन से बिल्स एक्सेप्ट करने जरूरी होते हैं, कहता है जो ऑन डिमांड नहीं होते, जहां पर स्पेसिफिकली लिखा होता है अ बिल पेएबल आफ्टर साइट, या फिर कहता है जहां बिल में स्पेसिफिकली ये चीज एक्सप्रेस कर दिया है, इट शैल बी प्रेजेंटेड फॉर एक्सेप्टेंस बिफोर इट इज प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, ठीक है। तो ऐसे केसेस में बिल को प्रेजेंट करना जरूरी होता है जहां क्लियर कट ये मेंशन कर दिया गया है, या फिर ये लिखा हुआ है आफ्टर साइट, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, प्रेजेंट करना जरूरी है। प्रेजेंटमेंट इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू फिक्स द मैच्योरिटी ऑफ द बिल। हाँ जी, किसको प्रेजेंट किया जा सकता है, कहता है ड्रॉई को और हिज ऑथराइज्ड एजेंट। अगर ड्रॉई की डेथ हो गई है तो बिल मस्ट बी प्रेजेंटेड टू, अगर एक से ज्यादा ड्रॉई है तो बिल मस्ट बी प्रेजेंटेड टू ऑल ऑफ देम। अगर ड्रॉई की डेथ हो गई है तो ड्रॉई के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर ड्रॉई इंसॉल्वेंट हो गया है तो ऑफिशियल लिक्विडेटर या ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट किया जाएगा कोर्ट की तरफ से, तो उस ऑफिशियल रिसीवर या ऑफिशियल लिक्विडेटर के सामने आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। कहता है जी टू ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, इफ देयर इज एनी इन केस ऑफ नीड, हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट क्लास में। एक्सेप्टर फॉर ओनर इफ रिक्वायर्ड, एक्सेप्टर फॉर ओनर हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट क्लास में, राइट।
द प्रेजेंटमेंट मस्ट बी मेड बिफोर मैच्योरिटी, within a reasonable time after it is drawn, or within the stipulated period if any on a business day within business hours and at the place of business or residence of the drawing। ऐसा नहीं है रात को 12 बजे घर पे जाके बैठ के लो जी मैं बिल आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, आप एक्सेप्ट कर लीजिए और बताइए पैसे कब देंगे। द प्रेजेंटमेंट मस्ट बी मेड बाय एग्जिबिटिंग द बिल, कहता है बिल एक्चुअल में प्रेजेंट करना होगा, सिंपल ये कहना सफिशिएंट नहीं है कि मेरे पास बिल है जी आपके नाम का। Mere notice of its existence in the possession of the holder will not be sufficient. When presentment is compulsory and the holder fails to present for acceptance, the drawer and all the endorser are discharged from liability to him। इसका मतलब अगर आपके पास कोई बिल है जिसपे क्लियर कट लिखा हुआ है आफ्टर साइट और आप मैच्योरिटी से पहले उसे प्रेजेंट नहीं करते हैं, एक्सेप्टर को या ड्रॉई को या इन किसी भी पर्सन को आप प्रेजेंट नहीं करते हैं, तो मैच्योरिटी के बाद आप प्रेजेंट करेंगे तब भी सामने वाला पैसे देने के लिए लायबल नहीं है, प्लस जितने भी जो प्रीवियस पार्टीज है जितने भी एंडोर्सर्स हैं वो भी कोई लायबल नहीं होगा, मतलब सब डिस्चार्ज हो जाएंगे अगर आपने इतनी सी गलती कर दी तो। किस केस में प्रेजेंटमेंट एक्सक्यूज्ड की जा सकती है, ठीक है, मतलब प्रेजेंट करना जरूरी नहीं है। वेयर द ड्रॉई कैन नॉट बी फाउंड, जहां ड्रॉई मिल ही नहीं रहा तो प्रेजेंट किसको करें, ठीक है। वेयर ड्रॉई इज ए फिक्टिशियस पर्सन और इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, वेयर ऑल्दो द प्रेजेंटमेंट इज इर्रेगुलर, ऑल्दो द प्रेजेंटमेंट इज इर्रेगुलर एक्सेप्टेंस हैज बीन रिफ्यूज्ड ऑन सम अदर ग्राउंड्स। तो इन केसेस के अंदर अच्छा आपने प्रेजेंटमेंट प्रॉपरली नहीं करी, मतलब बिजनेस आवर्स में नहीं करी या बिजनेस प्लेस पे या रेजिडेंस में नहीं करी, या फिर कहता है जी जिस अकॉर्डिंग प्रेजेंटमेंट करनी चाहिए थी उस अकॉर्डिंग नहीं करी, जैसे चेक को आप बैंक के पास लेके गए और आफ्टर जो उन्होंने टाइम रखा हुआ है 3 बजे का या 3:30 का, हर बैंक का अपना टाइम होता है पब्लिक डीलिंग का, उसके बाद लेके गए तो आपकी प्रेजेंटमेंट इरेगुलर है। लेकिन उसने इस वजह से डिसऑनर नहीं किया कि भैया एक्सेप्ट करने से मना नहीं किया कि भैया प्रेजेंटमेंट इरेगुलर है, किसी और वजह से उसने मना कर दिया। तो कहता है किसी और वजह से मना कर दिया तो कम से कम अब वो बाद में ये नहीं कह सकता कि प्रेजेंटमेंट इरेगुलर थी, तो प्रेजेंटमेंट क्या हो गई, एक्सक्यूज्ड। तो इसका मतलब चाहे आपकी प्रेजेंटमेंट इरेगुलर है लेकिन अगर सामने वाले ने किसी और रीजन पर एक्सेप्टेंस रिफ्यूज कर दिया है, जैसे मान के चलिए आपको बिफोर मैच्योरिटी प्रेजेंट करना था लेकिन आप आफ्टर मैच्योरिटी लेके जाते हो तो प्रेजेंटमेंट आपकी इरेगुलर हो गई, लेकिन सामने वाले ने आपको ये नहीं कहा कि प्रेजेंटमेंट इरेगुलर है इसलिए मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उसने कहा कि भैया मेरा मूड नहीं है पैसे देने का, उखाड़ ले जो उखाड़ता हूं, तो वहां पर अब प्रेजेंटमेंट मैटर नहीं करती कि रेगुलर थी या इरेगुलर थी, क्योंकि उसने एक्सेप्ट ना करने का कोई और रीजन दिया है। प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट व्हेन एक्सक्यूज्ड, कहता है जी वेयर द मेकर ड्रॉर एक्सेप्टर एक्टिवली डज समथिंग सो एज टू इंटेंशनली ऑब्स्ट्रक्ट द प्रेजेंटेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। कैसे, ए ने बी के नाम पर एंडोर्स कर दिया, बी ने सी के नाम पर एंडोर्स कर दिया, लेकिन सी को अभी तक वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया नहीं, ठीक है। 2 दिन बाद मैच्योरिटी थी, आफ्टर 2 डेज मैच्योर हो रहा था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, लेकिन जानबूझकर बी ने सी को दिया नहीं और उस वजह से सी मैच्योरिटी डेट पर इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट नहीं कर पाया फॉर पेमेंट। तो जहां पर मेकर ने, ड्रॉर ने, एक्सेप्टर ने, मतलब इन लोगों ने कुछ ऐसा कर दिया जानबूझकर कि सामने वाला टाइम पर प्रेजेंट ही ना कर पाए, तो उस केस में लॉ कहता है प्रेजेंटमेंट इज एक्सक्यूज्ड, प्रेजेंट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वेयर हिज बिजनेस प्लेस इज क्लोज्ड ऑन द ड्यू डेट, तो जिसके सामने प्रेजेंट करना था इंस्ट्रूमेंट उसका बिजनेस प्लेस ही क्लोज्ड है ड्यू डेट पर। या वेयर नो पर्सन इज प्रेजेंट टू मेक द पेमेंट एट द प्लेस स्पेसिफाइड फॉर पेमेंट, तो जहां पर जाकर पेमेंट लेनी थी, इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट करना था, वहां पर कोई है ही नहीं, बंदा प्रेजेंट ही नहीं अपने ऑफिस में, तो किसके सामने प्रेजेंट किया जाए। वेयर ही कैन नॉट आफ्टर ड्यू सर्च बी फाउंड,
तो जिसको प्रेजेंट करना था इंस्ट्रूमेंट वो पा ही नहीं रहा है। वेयर देयर इज प्रोमिस टू पे नॉट विथ स्टैंडिंग नॉन प्रेजेंटमेंट, तो जहां पर ऑलरेडी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर लिख दिया गया है कि भैया प्रेजेंट करो या ना करो, आई प्रोमिस टू पे, तो फिर उस केस में प्रेजेंटमेंट इज नॉट मैंडेटरी, मतलब इट इज एक्सक्यूज्ड बाय लॉ। Where presentment is expressed or impliedly waived by the party entitled to the presentment, तो जहां पर पार्टी ने खुद ही वेव ऑफ कर दिया इस रिक्वायरमेंट को कि यार प्रेजेंट करने की क्या जरूरत है, जब मर्जी आ जाइयो ले जाइयो पैसे, अरे कोई बात नहीं इंस्ट्रूमेंट लाने की क्या जरूरत है, आ जाइए तो मेरे पास मैं दे दूंगा पैसे, तो जहां पार्टी ने खुद ही वेव ऑफ कर दिया रिक्वायरमेंट प्रेजेंट करने की, तो प्रेजेंटमेंट इज एक्सक्यूज्ड। वेयर द ड्रॉअर कुड नॉट पॉसिबली have suffered any damage by non presentment, तो कुछ ऐसा केस है जहां पर ड्रॉअर चाहकर भी, मतलब जहां पर ड्रॉअर को किसी तरह की कोई डैमेज सफर नहीं करना पड़ेगा ड्यू टू नॉन प्रेजेंटमेंट, तो कहता है वहां पर प्रेजेंटमेंट इज एक्सक्यूज। जैसे कि ड्रॉअर ने जब इंस्ट्रूमेंट बनाया तो स्पेसिफिकली लिख दिया उसके ऊपर सेंस रिकॉर्स, तो भैया सामने वाला दे ना दे ड्रॉअर इज नॉट लायबल, तो उस केस में ड्रॉअर को प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। वेयर द ड्रॉअर इज फिक्टिशियस पर्सन और वन इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर प्रेजेंट करने की जरूरत ही नहीं है। वेयर द ड्रॉअर और ड्रॉई आर द सेम पर्सन, जब दोनों सेम पर्सन हो गए वहां पर प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि इन केस ऑफ बैंक डीडी। वेयर द बिल इज डिसऑनर्ड बाय द नॉन एक्सेप्टेंस, जब एक्सेप्ट नहीं किया तो पेमेंट के लिए प्रेजेंट क्या करना। वेयर द प्रेजेंटमेंट हैज बिकम इम्पॉसिबल, जैसे कि डिक्लेरेशन ऑफ वॉर बिटवीन द कंट्रीज, ठीक। वेयर दो द प्रेजेंटमेंट इज इररेगुलर एक्सेप्टेंस हैज बीन रिफ्यूज्ड ऑन सम अदर ग्राउंड्स। तो देखिए 3 मार्क्स का पूछा जाएगा और मुझे नहीं लगता कि 3 मार्क्स के लिए अगर आपको 6 पॉइंट्स याद करने पड़े तो कोई बहुत बड़ी चीज है। जैसे कि ये वाला पॉइंट है, ये बड़ा इजीली याद हो जाएगा कि भाई ड्रॉअर ने, मेकर ने, एक्सेप्टर ने जानबूझकर कुछ ऐसा कर दिया कि टाइम पर इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंट ही ना किया जा सके, तो प्रेजेंटमेंट इज एक्सक्यूज्ड। या फिर इस वाले पॉइंट को याद रखने की कोई जरूरत पड़े कि भैया हम गए थे प्रेजेंट करने लेकिन बिजनेस प्लेस ही बंद था तो प्रेजेंट कहाँ करते, तो प्रेजेंटमेंट इज एक्सक्यूज्ड। या फिर हम गए थे प्रेजेंट करने इंस्ट्रूमेंट पेमेंट के लिए लेकिन वहां कोई बैठा ही नहीं था, इसके सामने हम इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट करते, तो प्रेजेंटमेंट इज एक्सक्यूज्ड। भैया जिसको इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट करना था वो पाया ही नहीं, काफी सर्च किया बंदा ही नहीं मिला हमें, तो वो जो एड्रेस लिखा हो वो एड्रेस ही नहीं मिला हमें, तो वो, तो प्रेजेंटमेंट इज एक्सक्यूज्ड। जहां पर क्लियर कट वेव ऑफ कर दी गई है रिक्वायरमेंट बाय द पर्सन टू हुम यू हैव टू प्रेजेंट, उसने खुद ने कह दिया है कि कोई जरूरत नहीं है इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट करने की, तो आ जाइयो मैं दे दूंगा पैसे, तो प्रेजेंटमेंट इज एक्सक्यूज्ड। फिक्टिशियस नेम पर बनाया गया तो प्रेजेंटमेंट इज एक्सक्यूज्ड। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आपको 6 पॉइंट्स याद रखने पड़े, इनफैक्ट याद रखने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा माइंड लगाएंगे 6 पॉइंट्स तो आपको ऑटोमेटिकली वहां पर याद आ जाएंगे। हाँ जी, डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस, तो कहता है जी डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस भी हो सकता है, डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट भी हो सकता है। बिल एक्सेप्ट ही नहीं किया तो डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट कर लिया लेकिन मैच्योरिटी डेट पर पैसे नहीं दे रहा बंदा, तो डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट। सेक्शन 91 क्या कह रहा है कि कब डिसऑनर्ड बाय नॉन एक्सेप्टेंस कंसीडर किया जाएगा। वेयर द ड्रॉई डज नॉट एक्सेप्ट इट within 48 hours from the time of presentment of for the acceptance, तो आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उसके सामने प्रेजेंट किया, उसके बावजूद भी उसने एक्सेप्ट नहीं किया विद इन 48 आवर्स, तो मान के चला जाएगा डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस। वेयर प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस इज एक्सक्यूज्ड, ऊपर किसी भी सिनेरियो की बात करें उनमें से कोई एक सिनेरियो है, प्रेजेंटमेंट इज एक्सक्यूज्ड, ठीक, फिर भी बिल क्या है, अनएक्सेप्टेड। प्रेजेंटमेंट इज एक्सक्यूज्ड, सामने वाला प्रेजेंटमेंट के लिए मना कर रहा है, कोई बात नहीं आ जाइयो, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहा बिल, तो डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस। वेयर ड्रॉई इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, अब यार ड्रॉई इनकम्पिटेंट है तो उसके आगे बिल प्रेजेंट करके करेंगे भी क्या,
तो ऑटोमेटिकली मान के चला जाएगा नॉन एक्सेप्टेंस है उसकी तरफ से, हम उसके ऊपर केस तो ना फाइल कर सकते हैं पैसे रिकवर करने के लिए, किसी माइनर के ऊपर केस तो ना फाइल कर सकते हैं पैसे रिकवर करने के लिए। When the ड्रॉई is a fictitious person, ड्रॉई एक fictitious person है या ड्रॉई को ढूंढा ही नहीं जा सकता, तो मान के चला जाएगा जानबूझ के पागल बनाया गया है, तो डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस। जब कोई बंदा है ही नहीं तो एक्सेप्ट कौन करेगा। Where the acceptance is a qualified one, qualified one का मतलब subject to certain condition, अगर ए बी से शादी कर लेगा तभी ये बिल मैं एक्सेप्ट करूंगा। तो भैया इस टाइप की जो क्वालिफिकेशन लगा दी जाए एक्सेप्टेंस के लिए तो डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस कंसीडर किया जाएगा। डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट, सेक्शन 92 क्या कह रहा है कि कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू बी डिसऑनर्ड बाय नॉन पेमेंट व्हेन द मेकर ऑफ द नोट, प्रोमिसरी नोट या एक्सेप्टर ऑफ द बिल और ड्रॉई ऑफ द चेक मेक्स डिफॉल्ट इन पेमेंट। तो बंदा पैसे दे ही नहीं रहा है तो डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट। अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज आल्सो डिसऑनर्ड बाय नॉन पेमेंट व्हेन द प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट इज एक्सक्यूज्ड। ऊपर कोई भी केस था जहां पर प्रेजेंटमेंट एक्सक्यूज हो गई थी फिर भी बंदा पैसे नहीं दे रहा है। एन इंस्ट्रूमेंट व्हेन ओवरड्यू रिमेन्स अनपेड, तो फिर भी बंदा पैसे नहीं दे रहा है, प्रेजेंटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, एक्सक्यूज हो गई थी पर बंदा पैसे नहीं दे रहा है, तो डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट। हाँ जी, नोटिस ऑफ डिसऑनर ये मैं आपको बड़े अच्छे से बता चुका हूं। जब आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर होता है तो आपको भागे भागे कहाँ जाना है, नोटरी पब्लिक के पास जाना है, वहां पर नोटिफाई करवाना है। फिर नोटरी पब्लिक बंदे को नोटिस भेजेगा कि आप पैसे क्यों नहीं दे रहे, वो जो भी रीजन बताएगा नोटरी पब्लिक अपने रिकॉर्ड में उसे रिकॉर्ड करेगा। फिर नोटरी पब्लिक से आप एक सर्टिफिकेट लेंगे जिसे हम प्रोटेस्ट कहते हैं, और नॉन एक्सेप्टेंस मतलब डिसऑनर का जो नोटिस है वो प्रायर सारी पार्टीज को देंगे। When a negotiable instrument is dishonored either by non-acceptance or by non-payment, the holder or some party liable thereon must give notice of dishonor to all other parties to whom he seeks to make liable। जिस पार्टी को आपने नोटिस नहीं दिया फिर बाद में उस पार्टी को आप लायबल नहीं बना सकते। Each party receiving notice of dishonor must be in order to render any prior party liable to himself give notice of dishonor to such party within the reasonable time after he has received it। तो जी देखिए, अगर ई के हाथ में जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो डिसऑनर हो गया, ई डी को नोटिस देगा, अगर डी के अगेंस्ट केस फाइल करना चाहता है तो सी को नोटिस देगा, बी को नोटिस देगा, ए को नोटिस देगा, डी सी को नोटिस देगा। अगर डी अपनी लाइबिलिटी सी के ऊपर डालना चाहता है तो बी को नोटिस देगा, ए को नोटिस देगा, सी बी को नोटिस देगा, ए को नोटिस देगा, बी ए को नोटिस देगा। राइट, ईच पार्टी रिसीविंग द नोटिस ऑफ डिसऑनर, जब ए ई से डिसऑनर का नोटिस मिलेगा सब पार्टीज को, must in order to render any prior party liable to himself give notice of dishonor to such party within the reasonable time after he has received the notice। ऑब्जेक्टिव क्या है जी नोटिस देने का? कहता है ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल सा है कि हम अपनी लाइबिलिटी से पीछे नहीं हट रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई जब ई डी को नोटिस देता है तो इसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि भाई तू मुझे पैसे दे, या फिर डी सी को नोटिस दे तो ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि तू मुझे पैसे दे। ऑब्जेक्टिव बताना है कि भैया पैसे नहीं मिले हैं और कोर्ट में जाया जा सकता है आपके अगेंस्ट। अगर आप चाहते हैं कोर्ट में ना जाएं तो आप पैसे दे दीजिए। The object of giving notice is not to demand the payment but to whom the party notified of his liability, and in case of drawer to enable him to protect himself against the drawee or acceptor who has dishonored the instrument issued by him। कि भैया अगर आप चाहते हैं कि आपके अगेंस्ट कोर्ट में ना जाया जाए तो पैसे दे दीजिए। Notice of dishonor is so necessary that omission to give it discharges all the parties other than the maker or the acceptor। The parties are discharged not only on the bill or note but also in respect of the original
कंसीडरेशन। तो इसका मतलब पार्टीज को अगर नोटिस नहीं दिया तो भैया जिस पार्टी को नोटिस नहीं दिया उस पार्टी की फिर बाद में कोई लायबिलिटी नहीं है। नोटिस में भी ओरल और इन राइटिंग, ये चीज हाईलाइट कर रहा हूँ, कहीं एग्जाम्स में जाके कंफ्यूज हो जाओ कि सर नोटिस ओरल भी हो सकता है नहीं हो सकता। कहता है मे बी ओरल और इन राइटिंग बट इट मस्ट बी एक्चुअल फॉर्मल नोटिस। सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं, एक्चुअल फॉर्मल नोटिस विद द इंटेंशन कि मुझे पैसे नहीं मिले, मैं आपके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकता हूं। इट मस्ट बी गिवन विद इन द रीजनेबल टाइम ऑफ डिसऑनर। बताइए जी, यहां तक कोई डाउट हो तो। किस केस में नोटिस ऑफ डिसऑनर जरूरी नहीं है? वेयर इट इज डिस्पेंस्ड विद और वेव्ड बाय द पार्टी एंटाइटल्ड देयरटू। तो लिखा जा सकता है इंस्ट्रूमेंट पर बाय एनी पार्टी नोटिस ऑफ डिसऑनर वेव्ड, तो उस पार्टी को नोटिस देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वेयर द ड्रॉअर हैज काउंटर मैंडेटेड द पेमेंट इन केस ऑफ चेक। मैंने आपको चेक दिया और मैंने खुद ही बैंक को मना कर दिया चेक को इनकैश नहीं करना, तो फिर मुझे नोटिस देने की क्या जरूरत है? मैंने तो मना किया बैंक को। When the party charged would not suffer damage for the want of notice। तो जी जहां मैंने जैसे कहा ना कि सैन रिकोर्स लिख दिया ए ने शुरुआत में ही, तो भैया इसकी कोई लाइबिलिटी है ही नहीं, चाहे इसको नोटिस दो या ना दो, तो इसको नोटिस देने की जरूरत ही नहीं है। When the party entitled to the notice cannot after due search be found, when the omission to give the notice is caused by unavoidable circumstances जैसे कि death or dangerous illness of the holder, where the acceptor is also a drawer। तो जो acceptor है वही drawer है, तो भैया एक्सेप्टर डिसऑनर कर रहा है तो ऑटोमेटिकली वही ड्रॉर है, तो उसे पता है। जैसे कि वन ब्रांच ड्रॉ कर रही है और दूसरी ब्रांच एक्सेप्ट कर रही है, अगर दूसरी ब्रांच पैसे देने को मना कर रही है तो उसी फर्म की पहली ब्रांच को नहीं कहा जा सकता ना, नोटिस नहीं दिया जा सकता, उसे पता ही होगा ऑलरेडी। वेयर द प्रोमिसरी नोट इज नॉट नेगोशिएबल, जहां प्रोमिसरी नोट नेगोशिएबल ही नहीं रहा, स्पेसिफिकली लिख दिया गया उसके ऊपर नॉट नेगोशिएबल, तो सच अ नोट कैन नॉट बी एंडोर्स्ड। और प्रोमिसरी नोट अगर मतलब डिसऑनर हो भी जाए तो भी उसका नोटिस देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वेयर द पार्टी एंटाइटल्ड टू द नोटिस प्रोमिसेस टू पे अनकंडीशनली विदाउट एनी कंडीशन, मैं पैसे दूंगी ही दूंगी, पार्टी ने साफ साफ लिखा हुआ है, तो उस केस में उसे नोटिस देने की जरूरत नहीं है।